नमस्कार, प्रणाम। हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर भारत को जानना है तो इतिहास की किताब पढ़िए, भारत के बारे में आप जान पाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के किताब में जो इतिहास लिखा है वो भारत का संपूर्ण इतिहास है? क्या भारत के इतिहास को अपनी सुविधानुसार कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया और हम उसे पूरा इतिहास, पूरा सच मानते हैं? इसी पर सारी बात आगे बढ़ती है और इसी पर बात अभी आगे बढ़ रही है कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो इतिहास की किताबें पाठ्य पुस्तक के तौर पे पढ़ाई जा रही हैं, उसमें क्या भारत का संपूर्ण इतिहास है? नहीं है। क्या है पूरा इतिहास? क्या कुछ है जो छुपा लिया गया? क्या कुछ ऐसा है जो अब तक हमें नहीं पता चला है? और क्या कुछ ऐसा है जो अभी आने वाले कुछ वर्षों में बाहर आएगा, आ भी रहा है और बहुत कुछ आना भी बाकी है? और इसी पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज का पूरा विषय हमने इसी आधार पर चुना है कि क्या आप भारत के इतिहास को जितना जानते हैं वही भारत के इतिहास का पूरा सच है या फिर अर्ध सत्य है? निश्चित तौर पे वो अर्ध सत्य है, क्योंकि पूर्ण सत्य अभी तक बाहर आने दिया नहीं गया। खास मेहमान डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं ये इंट्रो लोगों से मुखातिब हो रहा था और लोगों को ये कह रहा था, उस वक्त मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। और मैं इसकी शुरुआत डॉक्टर साहब यहीं से, इस एक बड़े सीधे एकदम एक लाइन का प्रश्न है, क्या भारत का इतिहास जो हम पढ़ के बड़े हुए, अपने पाठ्य पुस्तकों में हमने पढ़ा, क्या पूर्ण सत्य है या फिर अर्ध सत्य को ऊपर लाया गया? देखिए, इतिहास में खैर पूर्ण सत्य जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इतिहास हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से, इतिहास लेखन हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से होता है। नए रिसर्चेज आते हैं, उसके हिसाब से नए विमर्श खड़े होते हैं, नए कंक्लूजन्स निकलते हैं। लेकिन जिस भाव से आप पूछ रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद एक खास धारा ने जो इतिहास लेखन किया वो बहुत विकृत, असंगत और असंतुलित किया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई इसमें द्विविधा नहीं है कि बहुत कुछ अपने पर्सनल एजेंडा, कुछ अपनी वैचारिकी का एजेंडा उसमें ज़्यादा शामिल किया गया। और इसलिए क्या दिखाना है, क्या बताना है, वो एक सेगमेंट ये रखा गया, और क्या छुपाना है वो एक बड़ी फहरिस्त उसकी भी रखी गई। इसलिए जो इतिहास हमारे सामने आया वो कहीं ना कहीं असंतुलित इतिहास, इम्बैलेंस्ड इतिहास लेकर आया, और उसमें ढेर सारी ऐसी विकृतियां या असंगत चीज़ें घुसा दी गई, उसमें कर दी गई, जिससे आप अपनी ही जड़ों से, अपने ही इतिहास से आज का विद्यार्थी या जो हमारी पीढ़ी पढ़ के निकली जिसको, वो बहुत ठीक से अपने को जोड़ नहीं पाती। हमारे यहाँ, जैसे मैं छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात स्पष्ट करूँ, खासकर 1968 के बाद 1968 में एक ऑल इंडिया रेडियो ने एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये विषय था उसका। और उस समय देश के 3 स्वनामधन्य इतिहासकारों ने एक छोटी सी बुकलेट छापी, कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और उसमें जो स्थापनाएं उन्होंने दी, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों ये विकृतियाँ हों। मैं नाम लेने से बचता हूँ, लेकिन बहुत प्रसिद्ध वो पुस्तिका है आज की डेट में, हर इतिहास का जो रिसर्चर है उससे वाकिफ़ है, उसको जानता है। तो रोमिला थापर जी, हरबंस मुखिया जी और विपिन चंद्रा जी ने एक सेगमेंट उसमें लिखा, और उन्होंने जो स्थापनाएं दी, उसके बाद इतिहास लेखन लगभग अगले कुछ 20-25 साल तक, 30 साल तक उसी तर्ज पे हुआ। और हमारी पीढ़ी जो पढ़ के निकली, मतलब आज़ादी के बाद जो इतिहास लेखन 10-15 साल बाद जो इतिहास लेखन हुआ, उसी पीढ़ी पे हुआ, और उसमें बहुत अजीब तरह की विकृतियों को और असंतुलन को प्रश्रय दिया गया, उसको स्थान दिया गया, ठीक तरीके से जो बातें निकल के आनी चाहिए थी। अब मैं कह रहा था कि मैं उदाहरण के तौर पे अगर समझाऊँ आपको, केवल मध्यकाल का इतिहास ले लीजिए। किसी भी बच्चे को रोक के पूछिएगा तो आपको बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबके बारे में शायद सब कुछ बता देगा। लेकिन आप उससे पूछिए कि लचित बड़फुकन को जानते हो क्या? आप उससे पूछिए कृष्णदेव राय के इतिहास से ठीक से परिचित हो क्या? विद्याधर चंदेल से परिचित हो क्या? ललिता दत्त मुक्तापीठ का नाम सुना है क्या? उसका कंट्रीब्यूशन जानते हो क्या? महाराणा प्रताप को ठीक तरीके से समझते हो क्या? तो शायद वो आपकी अपेक्षाओं पे खरा ना उतरे। हमारे गले ऐसी चीज़ें उतारी गईं
एक एजेंडे के तहत कि हम अपने स्व से, जो हमारा अपना मूल इतिहास था, जो हमारा इतिहास था, उससे हम काट दिए गए और हमारी इस पीढ़ी ने जो आक्रांताओं का इतिहास है, उनका महिमा मंडन है, जिन्होंने आके हमारे ऊपर आक्रमण किया और राज किया, हमें लूटा, हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को, हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, उनका गौरवगान हमने अपनी किताबों में पढ़ा, उनकी स्तुति की, उनका महिमा मंडन किया। और जो हमारे इस देश में महाराणा प्रताप की महानता तो प्रश्न चिन्ह के दायरे में चली गई। लेकिन आज एक डिबेट अभी इस बीच उठा है, खूब ठीक से एनसीईआरटी किताबों ने इसको कवर किया, और मैं तो बहुत दिनों से ये बात कहता हूँ, कई सालों से, कि अकबर जिसके आदेश पर चित्तौड़ के किले में 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो अकबरनामा में भी जिसका जिक्र है, उसके आदेश में, मतलब सारे प्राथमिक स्रोतों में, उन्हीं के प्राथमिक स्रोतों में वो पूरी घटना का वर्णन है कि कैसे वो आदेश देता है कि और चित्तौड़ के किले में नरसंहार करता है, 30,000 स्त्रियां और बच्चे मार दिए जाते हैं, निर्दोष लोग मार दिए जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था युद्ध से। उसको हमने इस देश में महान बना दिया, उसको महानता का मुलम्मा उस पर चढ़ा दिया। और महाराणा प्रताप, जो उसी अकबर के एक रिश्तेदार शेरमा सुल्तान को दिवेर की लड़ाई का विवरण पढ़िए, मरते हुए शेरमा सुल्तान को अपने हाथ से पानी पिलाने वाला महाराणा प्रताप, इस देश में उसकी महानता प्रश्न चिन्ह के दायरे में चली गई। ये जो स्थिति बनी कि आक्रांताओं को हमने महिमा मंडित किया और अपने गौरव के बिंदुओं को दरकिनार किया, ये थोड़ी खराब रही। तो इसलिए उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत आज महसूस हो रही है। रिसर्चेस खूब हो रहे हैं, किताबें अभी इधर तो खूब आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी को लेकर बड़े सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन इस पे ठीक काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये विकृतियाँ ठीक होके एक संतुलित इतिहास मिले हमें, जो किसी भी तरफ का ना हो। जो मैं ये मानता हूँ कि इतिहास के एक विद्यार्थी के रूप में हमें मुकम्मल सच, या अगर उसे जिसे कहते हैं ना कि स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एक मुकम्मल सच, एक पूरा सच हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, फिर वो निर्णय लें। वो सही गलत और अच्छे बुरे का निर्णय लेने का अधिकार उनको होना चाहिए। लेकिन एक पूरा एक इतिहास का एक सेगमेंट ही हम सिरे से गायब कर दें, हम उसके साथ अपघात करें, ये ठीक नहीं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात कही उसमें अब ये 3 नाम जो आपने लिए, मैं आपके इस प्रश्न के बीच से एक हिस्सा उठा के, और वो फिर से मेरे कौतूहल का एक विषय है जी, क्या ऐसी मजबूरी थी, विवशता थी, या फिर समय और सुविधा अनुसार ये चुना गया कि हम जो बताना चाहेंगे वो बताएंगे और जो हम नहीं बताना चाहेंगे वो हम नहीं बताएंगे? वजह क्या थी इस इतिहास को लाने की और उस इतिहास को दबाने की? देखिए, एक बड़ा, ये बहुत जिसको कहते हैं ना, प्रासंगिक प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कई बार हम भी जब चिंतन करते हैं इस बात पे, हम लोग भी, तो ये लगता है कि अंग्रेजों के सामने तो उनकी दृष्टि स्पष्ट थी, क्योंकि उनको इस देश में निष्कंटक राज करना था। तो उनको ये बताना था, उनके थिंक टैंक को, उनके लोगों को, कि साहब हमें तो, वो एक बड़ी सुंदर सी कुछ थ्योरीज लेके आए थे, एक बड़ी सुंदर सी थ्योरी लेके आया, व्हाइट मीन्स बर्डन थ्योरी, गोरे लोगों पर, गोरे लोगों पर भार का सिद्धांत। तो वो कहते थे, उनके तो सामने तो मजबूरी थी ना कि लंबे समय तक राज करना है, इसलिए जिन लोगों पे वो राज कर रहे हैं उनको ये विश्वास दिलाना है कि तुम लोग तो क्रूर, बर्बर, जंगली लोग हो, तुम्हें तो अपना शासन करना भी नहीं आता, इसलिए हमें तो ईश्वर ने भेजा है कि पूरी दुनिया में जाओ और जितने भी क्रूर, जंगली, बर्बर, असभ्य समाज हैं उनको सभ्य बनाओ, उनको ठीक तरीके से मुख्य धारा में लेके आओ। तुम लोग ऐसा नहीं जानते, तुम कभी विज्ञान प्रौद्योगिकी की समझ तुम्हें नहीं रही, तुम लोग जंगली लोग हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, अपना शासन कभी नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे यहाँ तो आर्य आए, शक आए, हूण आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, इस्लाम आया, ये बताया उन्होंने। और इसको इस तरीके से यहाँ पे स्थापित किया जैसे मतलब भारत का जो पूरा एक गौरवशाली इतिहास है वो इतना भयंकर धूमिल किया उन्होंने, इतने भयंकर तरीके से। उन्होंने तो ये तक कहा, मैं आपके मूल प्रश्न पे लौटूं उसके पहले आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुँचे कि हमें एक नैरेटिव उस समय दिया गया जो आज भी बहुत सारे लोग, बहुत लंबे समय तक लोग अभी भी मानते हैं, एक बड़ी धारा मानती है ये, कि साहब भारत तो कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं। ये तो वो कहते थे कि भारत तो कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं, ये तो इट इज़ अ सेट ऑफ एटलीस्ट 16 नेशनलिटीज़, कम से कम 16 राष्ट्रीयताओं का समुच्चय है, जोड़ भर दिया गया है। भारत जैसी कोई पॉलिटिकल एंटिटी, कोई राजनीतिक इकाई कभी नहीं रही यहाँ। लेकिन इससे बड़ा
और इस पे उन्होंने 1857 का जब महासमर हुआ, मैं थोड़ा सा इस पे आकृष्ट करूँ आपका ध्यान, 1857 का जब महासमर हुआ और अंग्रेजों को लगा कि अब सत्ता उनसे संभलेगी नहीं, ये देश एक हो चुका है, ये देश जाग चुका है, सभी वर्ग मिलके यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, इस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने नए नए फार्मूले ईजाद किए। जितने भी स्तर पे समाज को वो बांट सकते थे, जो डिविजिव उनकी मेंटालिटी थी, जो डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी थी, बांटो और राज करो की पॉलिसी, उसके आधार पे उन्होंने ठीक तरीके से समाज को बांटना शुरू किया। और जिसको कहते हैं ना कि फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये तो एक राष्ट्र, उनका एक ऑफिसर है J.R. सीले, 1883 में वो एक पुस्तक लिखता है और एक पेपर लिखता है रेदर, जिसमें वो कहता है कि ये तो कभी ये एकदम कोरी कल्पना है कि भारत कभी एक राष्ट्र रहा है या है। 1884 में एक जॉन स्ट्रेची उनका अधिकारी है जी। उसका ब्रिटेन में एक भाषण होता है एलुमनाइज के बीच, जिसमें वो बड़े मतलब वो पूरा पढ़िए आप उस पूरे भाषण को। वो कहता है कि भारत कभी एक राष्ट्र रहा नहीं है, कभी है नहीं, और भविष्य वक्ता की तरह से बताता है कि कभी होगा भी नहीं। कूपलैंड उनका एक अधिकारी है, वो कहता है कि भारत में तो राष्ट्रवाद पहली बार उसको उत्पन्न करने वाले हम लोग हैं। पहली बार जो नेशनलिज्म की भावना है, जो राष्ट्र होने की भावना है, वो तो अंग्रेजों ने उत्पत्ति किया, वो हमारी संतति है, हमारी संतान है। पूरी दुनिया की एकेडमिया में अमित जी, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया की एकेडमिया में भारत की स्थिति तब से है, मैं तो कई बार कहता हूँ कि सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ आज की डेट में हम ये मान के चलते हैं कि ऋग्वेद है जी। बहुत समय तक अलग बात है कि श्रुति स्मृति परंपरा में वो रहा है, लेकिन इसमें अब पूरी दुनिया में एक तरह से कॉन्सेंसस है कि उसको हम प्राचीनतम ग्रंथ मान के चलते हैं। वहाँ पे एक नदी सूक्त आता है, क्या गजब की ज्योग्राफी थी और उस जगह से जो लगाव था लोगों का, उस नदी सूक्त में पूरा जो पश्चिमोत्तर भारत है वो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है। दूसरे उसके बाद अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद में एक जिसे हम कहते हैं कि पहली बार राष्ट्रीयता का जयगान अगर पूरी दुनिया में किसी ग्रंथ में आपको खोजना हो तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त पे जाइए, 76 मंत्र हैं और वहीं पे ये बात आती है, माता भूमि पृथिव्याम पुत्रो हम, ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। वहाँ से चलते हुए चले आइए, महाभारत में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय बातचीत कर रहे हैं जी, और धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे, अंधे थे। वो संजय से पूछते हैं कि संजय, जिस भूमि के लिए मेरे पुत्र और पांडव लड़ रहे हैं वो आखिर है क्या? और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन चीज़ों पे रिसर्चेस हुए नहीं, अब हो रहे हैं, अब वो चीज़ें खुल के आ रही हैं। महाभारत में तो ठीक तरीके से ये लिखा गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 244 जनपदों का नाम संजय बता रहे हैं कि ये भारत है। सैकड़ों पर्वतों का नाम बता रहे हैं, सैकड़ों नदियों का नाम बता रहे हैं भारत को व्याख्यायित करते हुए। हमें कभी नहीं बताया गया। विष्णु पुराण तक आइए, विष्णु पुराण में 4वीं-5वीं शताब्दी में कंपाइल हुआ है, तो उसके पहले की रचना आज से 1600-1700 साल पहले कंपाइल हो चुका है जी। वहाँ पे बताया जा रहा है भारत के बारे में। विष्णु पुराण कह रहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती अत्र संतति, कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, उसके नीचे जो पूरा भूभाग है समुद्र से लेकर हिमालय तक, वो भारत है और उसकी संततियाँ भारतीय हैं। आज भी हम नेशन की जब परिभाषा करते हैं पूरी दुनिया में तो कहते हैं कि नेशन इज नथिंग बट ए फीलिंग ऑफ वननेस। करेक्ट। राष्ट्र एक होने का भाव है। और आप सोचिए कि इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती थी कि हम कह रहे हैं कि ये हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो भारतीय हैं, एक हैं, ये बता रहे हैं। और हमेशा अब ये कहा गया कि आप तो एक हैं ही नहीं। दुर्भाग्य ये रहा जो मूल प्रश्न था आपका कि 1947 में आज़ादी के बाद हमें मानसिक आज़ादी भी चाहिए थी, हमें तंत्र भी अपना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जिन लोगों ने ये सारे हिस्से संभाले उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था। वो सब यूरोप से और बाहर के देशों से पढ़े हुए लोग थे, वही विचार उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, और सोवियत का दबदबा था उस समय, जो आदरणीय पंडित नेहरू जी थे उनको कम्युनिस्ट्स पे बड़ा विश्वास था जी। तो उनकी अपनी एक वैचारिकी थी, उन्हें अपने सभ्यता में, अपनी संस्कृति में, अपने इतिहास में लगातार कमियां दिखती थीं। उन्हीं कमियों को उजागर करते रहते थे। उन्हें अच्छा कुछ दिखता नहीं था। जो अंग्रेज़ों ने दिखाया, जो ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने दिखाया, उसको और विकृत करके हमारी उस पीढ़ी ने देखा। और इसीलिए जो हमारी
हमारी पीढ़ी या हमसे जस्ट पहले की और हमसे बाद वाली पीढ़ी जो तीन निकली, अगर हम 15-15, 20-20 साल के उस अध्ययन काल को देखें तो पिछले 45-50 साल में जो इस तरह की जो पीढ़ियाँ निकली, दुर्भाग्य से उसने इस देश का बहुत असंतुलित और विकृत इतिहास पढ़ा। तो एक चीज़ थी कि वो वैचारिकी जो उन लोगों की विकसित हुई, वो सोवियत का, मैं फिर कह रहा हूँ, कि समय दबदबा था, कम्युनिज़्म बड़ी उन्नत वैचारिकी के रूप में माना जाता था, कम्युनिस्ट का बोलबाला था, नेहरू जी उसके कायल थे, तो जाहिर है कि उस तरह की चीज़ें आती रही। दूसरे बड़े अलग तरह के और नैरेटिव्स, मैं जिस बुकलेट का जिक्र कर रहा था, आप उसमें जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें जो प्रस्तावनाएँ दी गई, आप उनको पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि भारत वास्तव में कोई बहुत बड़ी कोई उन्नत सभ्यता या संस्कृति नहीं थी। फिर कहा गया है कि इस्लाम जब आया उसके बाद तो लगातार भारत का विकास हुआ, और आप देखते चले जाइए, इसी जो इस्लामिक आक्रांता जिसे हम कहते हैं, या वो जो शासन कर रहे हैं, उनमें से किसी ने ऐसा कोई अत्याचार नहीं किया जो पहले नहीं होता था। पहले भी ये सब चीज़ें होती थी। जिनको हमने क्रूर निरंकुश शासक अब आज हम देख पा रहे हैं, उनके लिए कहा गया कि नहीं, वो तो बड़े अच्छे लोग थे। अगर ये कहा जा रहा था उस समय कि शिवाजी या इस तरह के जो हमारे नायक हैं, महाराणा प्रताप, उनके लिए कहा गया कि अगर इनको आप कहते हैं तो ये सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, इनको अगर आप महान कहते हैं तो ये सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। अच्छा, ऐसी स्थापनाएं आप उसको पढ़ते चले जाइए, और वही फिर लेखन का आधार बना। ये अजीब अजीब सी बातें की गई। आपको आश्चर्य होगा जान के कि यहाँ तक कि जब भारत का विभाजन होता है, भारत के विभाजन के बाद भी उसका पूरा दोष सावरकर, हिंदू महासभा, इन पे मढ़ने का प्रयास होता है। कहा जाता है कि भाई वो तो डर गए थे, उन्होंने तो डर के पाकिस्तान मांग लिया, उन्होंने तो डर के इस देश का विभाजन करा दिया, क्योंकि उस समय स्वामी विवेकानंद, तिलक, इस तरह के जो लोग थे, इवन महात्मा गांधी पे आरोप लगा कि वो राम राज्य की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद पे आरोप लगा कि वो जब 3 दिन उन्होंने ध्यान किया था, बड़ा सुंदर प्रसंग है वो भी, कि 3 दिन के ध्यान के बाद कन्याकुमारी में जब वो उठते हैं तो कोई उनसे पूछता है कि आपने इस ध्यान में क्या देखा, क्या पाया? कहते हैं मैंने देखा, मैंने पाया कि भारत माता और माँ जगदम्बा में कोई अंतर नहीं। मैंने देखा और पाया कि इस देश के शोषितों, पीड़ितों, दलितों, वंचितों की सेवा करने में और अपने धर्म की सेवा करने में कोई अंतर नहीं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बहुत रोचक है ये भी। कलकत्ता से चल के कन्याकुमारी आ रहे हैं ध्यान करने, किसी भी जगह ध्यान कर सकते थे, उत्तराखंड के किसी कंदरा में चले जा सकते थे। कभी सोचिएगा इस पे, मेरा ये चिंतन है जो मुझे समझ में आता है कि क्यों उन्होंने उस जगह का चयन किया होगा। वो जगह मामूली जगह नहीं थी। जिस शिला पे बैठ के वो तपस्या कर रहे थे, उसी जगह पे बैठ के माता कन्याकुमारी ने किसको पाने की तपस्या की थी? भगवान शिव को। भगवान शिव कहाँ बैठते हैं, विराजते हैं? सुदूर उत्तर में, हिमालय में। मतलब दक्षिण के अंतिम बिंदु पे बैठ के माँ कन्याकुमारी तपस्या कर रही हैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, जो हिमालय में सुदूर उत्तर में विराजते हैं। और यही समय था, ये मैं 1892 की बात बता रहा हूँ ना, यही 1857, 1880, 83, 85 का समय था जब ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि ये देश एक नहीं है। इससे बड़ा वननेस का प्रमाण क्या होगा कि दक्षिण के अंतिम छोर पे बैठी माँ भगवान शिव को पाने की प्रार्थना कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, जो बैठे कहाँ हैं? हिमालय में सबसे उत्तरी छोर पे। इससे बड़ा इस देश के एकता का प्रमाण क्या है हो सकता है? इसी तरह से जब तिलक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आपको पता है कि वो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव लेके आते हैं जी। यहाँ भी उन पे वो धारा आरोप लगाती है कि उन्होंने तो सांप्रदायिक चीज़ें कर दी। 1875 के बाद आनंद मठ बंकिम लिख रहे हैं, 1875 में लिख रहे हैं, 82 में वो पब्लिश हो रहा है। आप सोचिए कि क्या ये धारा किधर जा रही है। ये कह रही है तुम्ही दुर्गा दस प्रहण धारिणी, माँ भारत माता यानी हमारी भूमि और माँ दुर्गा को समीकृत कर दे रहे हैं, एक कर दे रहे हैं। एक ये धारा लगातार चल रही है और इस पे आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी धारा जब लिख रही है 1960 के बाद, तो कह रही है कि इन लोगों के कारण 1909 के बाद, बहुत रोचक है वो भी, मैं कई बार कहता हूँ, एक आध टीवी चैनल पे भी कुछ ऐसी बात हुई तो मैंने ये कहा कि वो पढ़ना चाहिए भाषण उत्तरपाड़ा का, जो महर्षि अरविंद का भाषण है, जब अलीपुर बॉम्ब केस में वो सजा पाते हैं।
उसके बाद जब वो निकल के आते हैं और वो ऋषि जीवन में चले जाते हैं, उनसे कोई 1909 के बाद जो उनका उत्तरपाड़ा का भाषण है बाद में, उसमें वो कहते हैं कि जैसे जैसे इस देश में सनातन उठेगा वैसे वैसे यह राष्ट्र उठेगा। यानी एक धारा ऐसी इस देश में निकल रही थी जहां धर्म और राष्ट्र एक प्राण होता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ गीता प्रेस है, गीता प्रेस की स्थापना हुई। मैं जब भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के जीवन को पढ़ता हूँ तो वो जीवन जो विशुद्ध क्रांतिकारी के रूप में उनका जीवन शुरू हुआ था, वो सिमलापाल में 21 महीने का उनको बंदी जीवन उनका रहता है, नज़रबंदी रहती है। उसके पहले अलीपुर जेल में वो भी बंद थे, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जो 21 महीने का उनका जीवन है उसमें जो ईश्वर प्रेरणा होती है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका रूपांतरण होता है जी। और जो काम वो करते हैं, वो लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई या भारत को फिर से भारत बनाने की जो वो लड़ाई लड़ते हैं, शायद हमारे सारे आर्ष ग्रंथ, सारे शास्त्रीय ग्रंथ जिनका आज हम उदाहरण दे पा रहे हैं, जिनके माध्यम से अपने को फिर से रिक्लेम कर पा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम आज ये कहने की स्थिति में हैं कि भारत दुनिया का प्राचीनतम जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग नेशन है, कल्चरल सर्वाइविंग नेशन है। हमारे साथ की सारी संस्कृतियाँ मिट गईं। आपने खूब सुना होगा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात कुछ और नहीं है, वो बात सिर्फ यही है कि वो जो हमारी संस्कृति है वो इतनी डीपली रूटेड थी कि वो एकदम ठीक तरीके से बनी रही और आघात होते रहे, बाहर से भी होते रहे, हमारे अपनों ने भी किया, अब तक कर रहे हैं, लेकिन हम जीवंत हैं और आज फिर से अपनी पीढ़ियों को सच्चा भारत दिखा सकने की स्थिति में फिर से आ रहे हैं। हम फिर से ये बता सकने की स्थिति में आ रहे हैं कि वास्तव में भारत है क्या, हमारी स्थिति क्या है। आपने बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और वहाँ से मेरे मन में एक प्रश्न आया डॉक्टर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या ये चीज़ें नहीं दिखी? इतने डीपली रूटेड हम हैं, इस देश का पहला प्रधानमंत्री ये नहीं जानता था कि हम इतने डीपली रूटेड हैं। फिर ये सोवियत और फिर ये तमाम चीज़ों का महिमा मंडन, और उसमें इतना उलझे हुए क्यों थे कि अपने डीपली रूटेड सिविलाइजेशन का उनको अंदाज़ा नहीं था? नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी, लेकिन जब सनातन राष्ट्र की डिस्कवरी का मामला आ जाएगा, बहुत सारी अच्छी बातें भी उसमें लिखी हैं, लेकिन वास्तव में नहीं था शायद उनको। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके विषय में, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है कि भारत की जो आत्मा है, भारत की जो धुरी है, धर्म को तो निकाल दिया गया ना। इस देश की धुरी यहाँ का धर्म था। और जब मैं धर्म कह रहा हूँ तो बहुत उसको संकुचित दायरे में ना लीजिए। हम तो जब धर्म कहते हैं तो हम ध्री धातु वाले धर्म की बात करते हैं, धारेते ही धर्म, जो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी आचार संहिता है, जो हमारे जीने का तरीका है, हम उसको धर्म मानते हैं। वही हमारा धर्म है। हाँ, हम उसको मानते हैं। जो मनुस्मृति कहती है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये कुछ और थोड़े ही है, इसमें ये 10 गुण हैं। एक को भी जिसने अपनाया, गांधी जी ने इसमें से सत्य और अहिंसा को ही तो लिया था और इतने बड़े बन गए। जिसने एक का भी आचरण कर लिया इन 10 गुणों में, वो बहुत बड़ा बन गया। वो धुरी थी हमारी, लेकिन उसको काट के एकदम अलग कर दिया गया। उसको एकदम हाशिए पे भी, मैं हाशिए पे भी नहीं मानता, हाशिए से बाहर डाल दिया गया। तो एक पूरी धारा उस समय 30, 40, 50 साल तक जो प्रभावी रही, उसने ये अपघात तो किया, ये छल तो इस देश के साथ किया, हमारी पीढ़ियों के साथ किया कि हमें जो हमारे सामने, हमारी पीढ़ियों के सामने निकल के आना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था हमें, वो उसको बहुत ट्रांसलूसेंट बना दिया। ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई, वो ट्रांसलूसेंट हो गया। तो ये दिक्कत हुई जी। एक पूरा कह सकते हैं कैंप था, जैसे अलग अलग कैंप होते हैं। क्या उस वक्त आप ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि एक पूरा कैंप एक्टिव था जो ये चाहता था कि ये डीप रूटेड जो हमारी संस्कृति है वो बाहर आते ही उनमें किसी बात का विस्मय और डर था कि अगर ये बाहर आ गया तो क्या उनके अपने एक्सपोज होने का भी डर था उनको कि अगर ये बाहर आ गया तो हम एक्सपोज हो जाएंगे? ऐसी कुछ कहानी भी थी। क्यों इसको बार बार दबाने की के पीछे की हम साजिशी कहते हैं इसको, मैं इसको साजिशी मानता हूँ। ये साजिशन ही किया गया होगा क्योंकि अपने देश की संस्कृति और अपने धर्म पे कोई गर्व ना करे और आप किसी और चीज को ऊपर लेके आते हैं और इसको दबाते हैं। इसके पीछे क्या क्या होगा? देखिए, ढेर सारे कारणों की श्रृंखला थी, लेकिन एक बात मैं थोड़े से ग्लिम्सेस दूं आपको कि कहाँ कहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई। भारत के इतिहास को एक तो पूरे जो हमारा पूरा कालानुक्रम है उसको बहुत संकुचित कर दिया गया।
उसमें क्या डर था उनको, आज तो निकल के आ रही हैं हमारे सामने चीज़ें ना। आज 30-40 साल पहले, जबकि अभी भी वो पाठ्यक्रमों का ठीक से हिस्सा नहीं बन पाई। जी। बाघोर की एक साइट है रीवा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ढेर सारे देश के भी, देसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने और बाहर की कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर उन पे काम किया और उनकी रिपोर्ट पब्लिश्ड है, लेकिन वो भी अभी तक दबाए ही रखा गया, उस पर आगे काम ही नहीं होने दिया गया। वहाँ की 2 साइट्स हैं जहाँ पे मातृदेवी की मूर्तियाँ हैं, और जानते हैं उसकी डेटिंग क्या हुई है? उसकी डेटिंग हुई है 9000 BC। 9000 BC, 9000 से ज़्यादा, बल्कि आज से 11000 साल पहले। अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती तो वैसे भी होगी ही, जो सच है वो कब तक दबा रहेगा? वो दुनिया का शायद ओल्डेस्ट जो वर्शिप का, पूजा का जो प्रमाण है वो मिल जाएगा। इस तरह की ढेर सारी चीज़ें, लोगों को आस्था नहीं थी उसमें। आपने एक नाम लिया ना, तो ढेर सारी जगह विवरण आता है। जब गांधी जी राम का उच्चारण करते थे तो पंडित नेहरू जी कहते थे इट्स ए डेंजरस टेंडेंसी। ये कई जगह रिकॉर्ड पे है। ये तो वो कहते थे बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है, इससे सांप्रदायिकता फैल जाएगी। एक और रिकॉर्ड पे एक और उदाहरण है, मैं कैसे उसकी चर्चा कर दूंगा, आपने इधर बात छेड़ ही दी है। तो पटेल जी ने, ये एक तरह से पटेल और नेहरू जी में जो मतभेद हुए उनमें एक बड़ा कारण सोमनाथ भी था। उन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। पटेल जी ने सोमनाथ का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है और इसको लेके बड़ी खटपट होती है। कई जगह रिकॉर्ड पे है चीज़ें कि उसको वो मानते थे कि ये जो स्पिरिचुअल रिवाइवलिज्म है या जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म है, ये नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है। इससे दूसरे पक्ष में भय का वातावरण हो जाएगा। ये नेहरू जी मानते थे, भय का वातावरण हो जाएगा। रिकॉर्ड पे है कि जब उससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो पहले राष्ट्रपति हैं, उनको वहाँ के लोकार्पण के कार्यक्रम में, उद्घाटन के कार्यक्रम में बुलाया जाता है, तो इन राइटिंग वो उन्होंने मना किया कि आपको इस तरह के काम में नहीं जाना चाहिए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण, क्योंकि ये सांप्रदायिक आप पे मुहर लग जाएगी, सांप्रदायिकता की मुहर लग जाएगी। नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, इसके बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाते हैं। और आप तो मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, ऑल इंडिया रेडियो उस समय कवर करता था इस तरह के सारे भाषणों को। पीएमओ से एक चिट्ठी जाती है रेडियो को, प्रसार भारती को, अगर उस समय प्रसार भारती बन चुका था, या ऑल इंडिया रेडियो को, जो भी था उस समय, वो चिट्ठी है, रिकॉर्ड पे है कि इस भाषण को कवर न किया जाए। जो भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन के अवसर पे सोमनाथ मंदिर के देने वाले थे, उसको कवर न किया जाए। ये जाता है किससे? देश में। तो जब ये भाव रहेगा, एक तो अपने प्रति, अपने जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनके प्रति हमें कोई गौरव का भाव नहीं, बल्कि हमें हीनता का भाव हमारे दिमाग में एकदम आज भी पीढ़ियों में भरा हुआ था ना। हम अपने को जानते ही नहीं, इसलिए हमारे मन में एकदम हीनता का भाव भरा हुआ है। भारत को अगर जानेंगे ही हम नहीं, हमारे क्यूरिकुलम को उठा के देख लीजिए, 12वीं तक बच्चा पढ़ के निकल जाता था, भारत का परिचय उसे कहाँ मिलता है? मैंने कई सारे आईआईटी के बच्चों से बात किया, एक तो मेरे परिवार में ही बच्चा है, आईआईटी का टॉपर है, लेकिन अब तो उसमें सारे करिकुलम्स इस तरह के बनाए जा रहे हैं जो जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसको हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या डाल रहे हैं उसको। भारत को तो समझे, इसीलिए बाहर भी वो कुंठा में रहते थे सब। अगर उसे कोई कहता था कि तुम तो बहुत पिछड़े हुए देश के, तो उसके पास कुछ होता नहीं था कि वो बता पाए कि भैया हम जिस देश के हैं उसने तुमको सिखाया है, तुमको कपड़ा पहनना सिखाया है। हमारे यजुर्वेद ने तब सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा कहा जब तुम लोग जंगली जीवन जी रहे थे, तब हम चिल्ला रहे थे सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा कि हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृति का कहरा पढ़ाया। तो हमने जो पूरी हमारी नॉलेज ट्रेडिशंस हैं, मैं एक आध छोटे उदाहरण आपको बताता चलूँ कि भारत है क्या। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारा उससे परिचय कितना है, हम उसको जानते कितना है। अभी बड़ा बवाल मचा था, सौभाग्य से उस टीम में मैं भी था, जब हमने LOCF जो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, मैं उसका मेंबर था UGC में। जब हमने इतिहास के पाठ्यक्रम बदले थे, तो सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो पेपर मैंने बनाया था, केवल उसी पे सबसे ज़्यादा एक खास वर्ग को मिर्च लगी थी। उस पेपर का मैंने नाम दिया था द आइडिया ऑफ भारत। और यही सोच के दिया था कि भारत का कम से कम मूल परिचय,
कि हमारा सांस्कृतिक वैभव क्या है, हमारा आर्थिक परिदृश्य क्या था, विज्ञान प्रौद्योगिकी में, साइंस टेक्नोलॉजी में हमारी स्थिति क्या थी, इसका परिचय तो हमारे बच्चों को हो, स्कूल के करिकुलम में भी हो। इसको अगर हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में अगर थोड़ा थोड़ा भी बताते पढ़ाते तो कम से कम भारत की समझ तो उसको होती, वो आत्मविश्वास से तो भरा होता। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। आप में अगर आत्मविश्वास है तो, और वो आत्मविश्वास हमने अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से इनकलकेट ही नहीं किया, बच्चों में डाला ही नहीं उसको, उनको उस तरह के आत्मविश्वास से जिसको कहते हैं ना उसको भरा ही नहीं हमने तो मान लिया कि हम हीन समाज के लोग हैं, जबकि हम वो लोग हैं। मैं एक आध दो छोटे छोटे उदाहरण बताऊं, जैसे इंडस सारस्वत सिविलाइजेशन, सिंधु सारस्वत सभ्यता, जिसे हम पहले हड़प्पा सभ्यता कहते थे, उसमें आज पूरे यूरोप के आधे से ज़्यादा का क्षेत्र हमारे पास है। अगर हम क्षेत्र को कंपेयर करें तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। अगर आप देखें तो स्थापत्य की चीज़ें देखें, उस समय का जो पूरा नगर नियोजन था, चंडीगढ़ का जो पूरा नया जो चंडीगढ़ बसा सेक्टर्स में, उसका पूरा मॉडल मोहनजोदड़ो को लिया गया। ये बड़ा ये प्रश्न भी पूछता है यूपीएससी के विद्यार्थियों में कई बार, या पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जाम में, कि कहाँ किस प्राचीन नगर के मॉडल पे उसको बनाया गया। एकदम चौकोर सड़कें, नालियाँ, ढकी हुई नालियाँ, है ना। केवल क्रीट के नॉसस में इस तरह का एक पैरेलल उदाहरण मिलता है, मैनहोल्स के साथ नालियाँ। ये एकदम अलग तरह की स्थिति थी। पूरी दुनिया में जो ओवन बेक्ड ब्रिक्स हैं, जो पकी हुई ईंटें हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ यूज हो रही हैं भारत में, उसी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में, या सिंधु सारस्वत सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उसमें। और कितनी मजबूत ईंटें बनती थी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1852-53 में सबसे पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई भारत में। 1860 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने, तब पाकिस्तान भारत ही था, बांग्लादेश भी भारत ही था, जो आज का पाकिस्तान है, उसमें जो कराची और लाहौर के बीच 93 किलोमीटर एक लंबी रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। और 2 ब्रिटिश इंजीनियर्स थे, ब्रैंटन ब्रदर्स उनको बोलते हैं, उनको ये काम सौंपा गया। उनको किसी ने बता दिया कि साहब यहीं पास में बहुत सारी ईंटें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, थोड़ी सी ज़मीन खोदेंगे, ईंटें निकलनी शुरू हो जाती हैं। वो उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस सभ्यता की ईंटें यूज़ कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं उसको, या उसको उठा रहे हैं। क्योंकि हड़प्पा की खोज तो 1920 में हुई, 1920 से 24 के बीच। 1924 में उसका पहला पेपर पब्लिश होता है, 20 में उसका एक्सकेवेशन शुरू होता है, उसके 60 साल पहले की बात है। लेकिन आप कभी कल्पना कीजिए कि 5-6 हज़ार साल पुरानी ईंटें, और उस रेलवे लाइन में एक बड़े हिस्से में उन ईंटों का प्रयोग हुआ, और वो पता नहीं कब तक चली। कितनी मजबूत ईंटें वो बनाते थे। वहाँ से शुरू कीजिए। उस समय के रिलीजन को भी हमने, उस समय के जो धार्मिक प्रतीक थे हमारे, उसको भी कैरी किया, आज तक किया। हमारा सातत्य इस तरह का है, जीवंतता इस तरह की है। पशुपति की मूर्ति मिलती है, आज हम मानते हैं कि वो शिव का ही प्रारूप है ना। जो डांसिंग गर्ल मिलती है, ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं। मेटलर्जी की दुनिया में देखिए क्या हम थे। आज से 1600-1700 साल पहले गुप्त काल में जो दिल्ली में ही मेहरौली का लौह स्तंभ है, उस पे आज तक रस्ट नहीं लगी है, आज तक जंग नहीं लगी है। और दुनिया भर के जो मेटलर्जिकल साइंस के लोग हैं, आज रिवर्स टेक्नोलॉजी में भी जाके ऐसा कोई फिर से लोहा नहीं बना पाए। हम खुद भी नहीं बना पाए, हम भी भूल चुके हैं उसको। हम तो 700-800 साल, 1000 साल जिस तरह के संघर्ष में रहे, कम से कम इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद से। देखिए हमारे यहाँ आक्रमण हुए, लेकिन भारत के साथ दिक्कत कब से शुरू हुई? हमारे यहाँ शक आए, यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, लेकिन वो सब आके इसी संस्कृति के उदर में गल के समाप्त होते गए, खत्म होते गए। ढेर सारे उदाहरण हमारे पास हैं। लेकिन इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद से इस देश ने बहुत दंश झेला, और खासकर ब्रिटिशर्स के पीरियड में भी उन्होंने हमारे कॉन्फिडेंस पे जिस तरह से हैमर किया, हमारे जड़ों पे, जिसे कहते हैं ना, हमारे संस्कृति और ज्ञान की जड़ों पे जिस तरह से प्रहार किया, वो बहुत खतरनाक तरीके से किया। इसको फिर से एक बार ठीक तरीके से, इसीलिए इस समय ढेर सारे इस तरह के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। जब हम अपने इतिहास को रिक्लेम कर रहे हैं तो इस तरह के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। आप इस समय चर्चा में ढेर सारी जगहों पे है, इन विषयों के अलावा भी। जैसे अभी इस समय विषय पार्टीशन को लेकर अभी कुछ दिन पहले एक बुकलेट आई उनकी, NCERT की, उस पर लेके भी बात शुरू हो गया। मैं कई सारे चैनल्स पे था, मैंने पूछा भैया इसमें मुझे एक बात बता दो
कि फैक्चुअल गलती क्या है, कुछ गलत लिखा है तो बता दो। तो क्यों नहीं हमारी पीढ़ी को सही चीज़ जाननी चाहिए? जिस पे आपने पर्दा डाल रखा था और कुछ व्यक्तित्वों पे, कुछ तथ्यों पे आपने पर्दा डाल रखा था, हम उसी पर्दे को खींच के हटा देना चाहते हैं कि अब उसको भी देखने दो, बच्चे को निर्णय लेने दो सही क्या है गलत क्या है, भारत को समझने दो उसे, भारत के मर्म को पे कितनी बार प्रहार हुआ। क्योंकि इतिहास का तो मूल दायित्व तो यही है ना कि इतिहास हमें जिस तरह की गलतियां हम कर चुके वो करने से फिर बचाए। तो आप बताओगे ही नहीं कि हमने गलतियां क्या की और हमारे साथ गलत क्या हुआ। पता नहीं क्या तुम्हारी मनसा है कि सौहार्द न बिगड़ जाए। क्यों सौहार्द बिगड़ जाएगा भाई? सच ये बताने कहा से जाता क्यों? है। यही कहा, सबसे बड़ा तर्क तो यही दिया गया ना कि सौहार्द तो ये बिगड़ कब से जाएगा। डॉक्टर साहब, ये कब से ये तर्क दिया जाता रहा कम है? से कम 50-60 के दशक से तो यही चल रहा है, कम से कम 60 के दशक के बाद। और मैंने तो एक बुकलेट का जिक्र किया जी, कि उसके बाद तो धारा ही एकदम वही हो गई। फिर तो उन्हीं लाइंस पे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं बतानी है कि किसी एक खास समुदाय को बुरा लग जाए, कोई ऐसी बात नहीं कहनी है कि उनके मन को कुछ ठेस पहुंच जाए, हमारा वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये इस आधार पे एकेडमिया नहीं चलती है, इस आधार पे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें सभी कुछ बताओ, संतुलित रूप से बताओ, इस रूप में ना कहो कि भाई एक ही बात को कहने के तरीके होते हैं। एकेडमिक तरीके से कहने में क्या समस्या है? उन्हें क्यों नहीं जानना चाहिए कि उनके फोर फादर्स के साथ, उनके पूर्वजों के साथ, उनके एंसेस्टर्स को किस तरह का दंश झेलना पड़ा था? उन्हें क्यों नहीं जानना चाहिए कि आज हम कुछ साल से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं? क्यों नहीं जानना चाहिए कि विभाजन में किस तरह की ट्रेजेडी झेली हमने और उसके गुनाहगार कौन थे, किन लोगों के कारण विभाजन हुआ? क्या ऐसी ऐतिहासिक भूलें हमसे हुई कि विभाजन हुआ? उसको रोका जा सकता था क्या? या हमने उसमें जल्दबाजी की क्या? कुछ लोगों को क्या ऐसी जल्दी थी कि जो समय मिला था जून 1948 तक का, उसको हम 10 महीने पहले करके, भाई उनको तो उनके ब्रिटिशर्स के सामने तो ऐसी स्थिति थी, माउंटबेटन तो आए ही इसीलिए थे जी, लेकिन हमारे नेताओं को ऐसी क्या जल्दी थी? तो ये क्यों नहीं जानना चाहिए? आज हम उस पार्टीशन पे एक बुकलेट लेके आए तो बच्चों को उसके बारे में पता चल रहा है। हमारे इस देश में इस्लामिक काल में ढेर सारे मंदिर तोड़े गए, क्यों नहीं जानना चाहिए बच्चों को? वो ठीक तरीके से उसकी समझ तो होनी चाहिए ना। और हम कितने बड़े जीवट थे ये भी समझना चाहिए। हमें कहा जाता है कि वी डोंट हैव सेंस ऑफ हिस्ट्री। हमारे अंदर इतिहास का जो सेंस है वही नहीं है। कितनी बेकार की बात है ये। आप जिस चीज़ को कितने लड़ाके थे हम लोग, आप आश्चर्यजनक लगेगा आपको। मतलब अगर मंदिरों की ही बात करें, क्योंकि आप इस पे अभी हम लोग बात कर ही रहे थे जी, महमूद गजनवी इस देश में 17 बार आक्रमण करता है और हमारे इतिहास लेखन के अपघात करता है कि उसके आक्रमणों के माइन्यूट डिटेल्स हमको देता है। लेकिन जो भारत का प्रतिरोध है, अनंगपाल, त्रिभुवनपाल, घोघावीर जैसे लोग जो लड़ रहे हैं जिस शिद्दत के साथ, वो ठीक से नहीं बताता। उसमें ठीक है हमारे कुछ कमजोरियां रही होंगी, उस समय समाज में कुछ कमियां आती हैं कि हम पराजित हुए या हम उस समय नीचे गए, लेकिन हमारे शौर्य को भी तो जानना चाहिए। हमने किस तरीके से वो मंदिर तोड़ रहा है और फिर हम उसको रिक्लेम कर रहे हैं, और क्या भव्यता थी उस समय हमारे मंदिरों की। चाहे वो सोमनाथ की बात कर लीजिए, चाहे उसी का महमूद गजनवी जब 1017-18 में मथुरा में जो भगवान कृष्ण का मंदिर है उस पर जब आक्रमण करता है, तो उसका मीर मुंशी है अल उतबी, वो अपने जो पुस्तक लिखता है उसमें लिखता है वो कि ऐसा भव्य संरचना तो हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं। और वो कहता है, वो एक असेसमेंट देता है, वो कहता है कि अगर हम इसे आज बनाएं तो इसको बनाने में कम से कम 200 साल का समय लगेगा और कम से कम 10 करोड़ दीनार खर्च होगी, और उसको तोड़ दिया जाता है। जब वो हिमाचल में ज्वालामुखी माँ के मंदिर पर आक्रमण करता है तो वो कहता है कि हमें इतनी संपत्ति प्राप्त हुई कि हमारे जो लेखाकार हैं उसका हिसाब नहीं लगा पा रहे थे। जितने बर्तन हमें यहाँ से मिले उसमें वो भरे नहीं जा सकते थे। हमारे जो ऊंट और जो हमारे पास जो भी जानवर थे, गधे, घोड़े, खच्चर, सब उन पे वो ढोया नहीं जा सकता था, इतनी संपत्ति हमको मिली। लेकिन उसी में 4 महीने का, उसके कुछ साल बाद जो वहाँ की शासन सत्ता थी, उन्होंने क्या जबरदस्त लड़ाई लड़ी और फिर से माँ ज्वालामुखी को वहाँ स्थापित किया। तो ये जो संघर्ष, कटोच का इतिहास कहाँ आया? हाँ, नहीं आता है।
इस तरह से कौन ढेर जानता सारे- है? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ ये, मतलब इतनी डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता। शुरू से ही मैंने कहा ना कि हमें जिस तरीके से बताया गया कि वही मैंने आपसे शुरुआत ही की बात की कि आप किसी बच्चे से पूछिए तो वो बाबर से लेके औरंगजेब तक ऐसे बता जाएगा जैसे वो अपने पूर्वजों की बात कर रहा हो, लेकिन वास्तव में जो उसके पूर्वज हैं उनका इतिहास उसको नहीं पता है। वो नहीं बताया गया उसे, वो नहीं समझाया गया। आज वही ठीक हो रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये प्रसव पीड़ा है, प्रसव पीड़ा से नया सृजन होता है ना? और ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि इतिहास हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से होता है, नए रिसर्चेज होते हैं, नए नैरेटिव्स बनते हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए खुले मन से। एक थ्योरी उन्होंने दी, इस पे भी खूब आजकल चर्चा हो रही है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि साहब आर्य तो बाहर से आए थे। कोई आधार नहीं है इसके पीछे, कोई आधार नहीं है। केवल कुछ लोगों की मजबूरी थी, उन्हें बताना था कि वो आए इसलिए हम भी आए। उनका आना अगर जायज़ है तो हमारा आना भी जायज़ है, हम भी शासन करेंगे, है ना? ब्रिटिशर्स के सामने तो वो मजबूरी थी, लेकिन हमने उसको खूब ठीक से ढोया। भाई मैक्स मुलर के सामने कुछ मजबूरी हो सकती है, ब्यूर के सामने कुछ मजबूरी हो सकती है, और अभी फिर वही मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ कि आप अगर विदेशी इतिहासकारों पे ही केवल भरोसा करना चाहते हो तो आज देख लो ना, आज सारे रिसर्चेज नए आ चुके हैं। उन लोगों ने भी अपना टोन कैसे डाउन किया, उनकी धारा ने, जिन्होंने कहा था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, उन्होंने बाद में कहा नहीं साहब ये इन्वेजन थ्योरी नहीं है, ये माइग्रेशन थ्योरी है, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है। फिर थोड़ा और टोन डाउन किया, उन्होंने कहा नहीं साहब ये आर्यन टूरिज्म थ्योरी है। अरे भाई है ही नहीं, आर्य बाहर से नहीं आए। आज ये सिद्ध हो चुका है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हों, खास करके राखीगढ़ी और सिनौली के बाद तो कोई भ्रम उसमें बचा नहीं। चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हों, लिंग्विस्टिक सोर्सेज हों और साइंटिफिक सोर्सेज हों, जो डीएनए को चिल्ला के आप कह रहे थे, उस डीएनए पे भी यही स्थिति है। तो ये जो बदलाव है इसको सही तरीके से, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। धीरे धीरे ये पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बन रही हैं। जिस इतिहास को हमसे छुपाया दबाया गया था, अभी लगातार इस समय चर्चा हो रही है राजस्थान के इतिहास पे भी, मेवाड़ के इतिहास पे जी। महाराणा प्रताप और मानसिंह अकबर का जो युद्ध हुआ था, ढेर सारे, मतलब दर्जन भर अकाउंट है, मैं पेज नंबर के साथ उनको गिना सकता हूँ। हल्दी घाटी युद्ध के अगर विजय की बात करें तो जो इस्लामिक अकाउंट्स हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, जो अपने ग्रंथों में वो सब लिख रहे हैं, अबुल फजल जो लिख रहा है, उससे ज़्यादा सुंदर तरीके से दरबारी इतिहासकार अपनी हार नहीं स्वीकार कर सकता। वो कहते हैं अरे उनकी सेना ने तो हमें ऐसा धावा बोला कि हम इतने किलोमीटर तक पीछे चले आए, इतने कोस तक पीछे धकेल दिया उन्होंने। हमारे पास तो हमारे सैनिक तो खाए बिना मर रहे थे, वो जानवर मार के कच्चे मांस खा रहे थे, उनके रसद आपूर्ति काट दी गई थी, लेकिन फिर भी दया योग से हम जीत गए, है ना? ड्योढ़ी बंद हो गई थी मानसिंह की, 6 महीने तक उसको अकबर ने प्रवेश नहीं दिया था, और फिर भी हमारे इतिहासकारों ने पढ़ाया कि वो जीत गया। और वहाँ 1 दर्जन, मैंने इनके तो भाई जाहिर है कि ये दरबारी इतिहासकार हैं, इससे ज़्यादा सुंदर तरीके से अपनी हार नहीं स्वीकार कर सकते थे। वो इससे ज़्यादा खूबसूरती से वो हार नहीं स्वीकार कर सकते थे। और वहाँ के जो चीज़ें हैं, कोई भारत का एक उदाहरण कोई बता दे कि भारत का कोई हारा हुआ राजा ग्रांट्स दे रहा हो, उसके बाद लैंड ग्रांट्स, कि हम जीते हैं इसलिए लैंड ग्रांट दे रहे हैं, ये भूमिदान कर रहे हैं, ये पट्टे दे रहे हैं, ये मंदिर बनवा रहे हैं, और सब जगह इंस्क्रिप्शंस हैं, सब जगह वहाँ के जो राजस्थानी स्रोत हैं चिल्ला के कह रहे हैं। 1 दर्जन ऐसे उदाहरण मिलेंगे। एक पत्रिका ने अभी विशेषांक निकाला था इस पे, ढेर सारे लेख उसमें इस तरह के आए थे। तो अब जो ये जो नए ऐतिहासिक इतिहास के शोध हो रहे हैं, उनको ठीक तरीके से हमको समझना चाहिए। मंदिरों की बात, एक नैरेटिव इस देश में ये भी गढ़ा गया अमित जी कि साहब उन्होंने जो आक्रमण किया, जो इस्लामिक आक्रांता है, उन्होंने धन लूटने के लिए, क्योंकि संपत्ति बहुत थी भारत में और वो भारत के मंदिर उस संपत्ति के बहुत बड़े केंद्र थे, तो उन्होंने धन लूटा। एक बार कभी सोच के देखिए, ठीक है एक बार लूट लिया, वहाँ पे मंदिर फिर हमने बना लिया, फिर भगवान का विग्रह लगा लिया, दोबारा 5 साल 10 साल बाद ही उसी जगह पे आक्रमण क्यों हो रहा है? 5 साल 10 साल में कितनी धन संपत्ति वहाँ फिर इकट्ठा हो जाएगी? ठीक है, सैकड़ों वर्षों की संचित संपत्ति थी, वो आपने लूट लिया, 10 साल बाद फिर वहीं आक्रमण क्यों कर रहे हैं? ये धन की लड़ाई नहीं थी, धन उसका एक हिस्सा था, लेकिन ये धर्म की लड़ाई थी, और उसको वो खुल के स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे इतिहासकार नहीं बताते। महमूद गजनवी 2 एक्सपेडिशंस भेजता है। कैसे, आपने प्रश्न उठाया ना, तो कैसे छल किया हमारे इतिहासकारों ने, कुछ स्वनामधन्य इतिहासकारों ने, जिन्होंने
अपने को भगवान ही मान लिया था शायद इतिहास लेखन का, दो लोगों को भेजता है दो तरफ। नियाल-तिगिन को भेजता है काशी की तरफ महमूद गजनवी, और उसका एक भांजा है, उसका सिपहसालार भी है, भांजा भी है, सैयद सालार मसूद गाजी, उसको इस तरफ भेजता है पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। श्रावस्ती में एक छोटा सा शासक है सुहेलदेव। मिराते मसूदी एक ग्रंथ है, प्राथमिक स्रोत है, जिसमें उस घटना का ठीक सा जिक्र है। 1033 ईस्वी की बात है ये। सैयद सालार मसूद गाजी 1.5 लाख की सेना के साथ, एक छोटा सा शासक सुहेलदेव है, मार के इसको सालार मसूद गाजी को 1.5 लाख की सेना का सफाया कर देता है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये ऐसी घटना थी जिसने आने वाले 150 साल तक भारत को सुरक्षित रखा। और ये वही समय था जब आसपास के सारे देश तलवार के बल पे इस्लामिक बनाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद 150 साल इस्लामिक आक्रांताओं की हिम्मत नहीं होती है कि इस देश की ओर आंख उठा के देख सकें। लेकिन हमारी इतिहास की पुस्तकों में एक लाइन में इसकी चर्चा नहीं आती है, सिरे से गायब हो जाता है ये। नियाल-तिगिन जब घुसता है काशी की तरफ, तो वहाँ लूटते तोड़ते मंदिर वापस आता है, और अलबरूनी बहुत ज़बरदस्त विवरण देता है उसका। अलबरूनी लिखता है किताबुल हिंद में, वो कहता है कि महमूद गजनवी ने इस देश के मर्म पर प्रहार कर दिया था। धूल की कणों की तरह से कृपल तो हो ही जाता है समाज, थोड़ा उस समय कृपल हो जाता है समाज, और कहता है कि इसीलिए हिंदू उनसे घृणा करने लगे थे। ये उसकी राइटिंग में है, वो लिखता है, मूल स्रोत है। लेकिन हम ये सब न पढ़ाए न बताए, हमने तो केवल उनके गुण गाए, उनका महिमा मंडन किया और अपने लोगों को। आप बताइए ना, मैं कई बार तो पूछता हूँ कि अहोम शासकों के बारे में कितने लोग जानते हैं? लक्षित बड़फुगन का शौर्य अगर हमारा बच्चा पढ़ता तो उसे लगता कि वो किस मिट्टी का किम में पैदा हुआ है। अगर अहोम 600 साल उन्होंने शासन किया और मुगलों को वहाँ घुसने तक नहीं दिया पूरे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, लेकिन हमें नहीं बताया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सही तरीके से हमारे सामने नहीं लाई गई। फिर वही ऐबक, पहला शासक है सल्तनत काल का ऐबक। अगर वो केवल कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक है सल्तनत काल का, गोरी का गुलाम है, गुलाम वंश या इलबारी तुर्क है वो जी। काशी पर आक्रमण करता है और केवल काशी क्षेत्र में 1000 मंदिर वो तोड़ रहा है। केवल काशी के क्षेत्र में छोटे बड़े मिला के 1000 मंदिर वो तोड़ रहा है। हालत ये हुई थी, उसके बाद 4 साल के लिए रजिया सुल्ताना बनी। अगर केवल धन लूटना उनका उद्देश्य था तो जाती है वहीं पे और एक मस्जिद का निर्माण करती है। जिस जगह पे विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया था उसमें विश्वनाथ का मंदिर भी था जिसको तोड़ता है, वो जाके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करती है उसी के बगल में। और हमें ये कहा गया कि हमें तो सेंस ऑफ हिस्ट्री ही नहीं है। आप सोचिए कि उसके 500 साल बाद महाराज जयसिंह जयपुर के जाके वहीं पे उसी के बगल में आदि विश्वेश्वर मंदिर बनाते हैं जी। इस तरह से हमने रिक्लेम किया हिस्ट्री को। 492 साल की लड़ाई देखी ही आपने। तो इस समाज ने लड़ाई बहुत लड़ी है, संघर्ष हमने बहुत किया है भारत के समाज ने। और दिक्कत यही हुई कि जो हमारी 3 पीढ़ियां निकली, अंग्रेजों के समय तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो हमें क्यों ठीक इतिहास पढ़ाएंगे, वो हमें क्यों। लेकिन कई बार तो लगता है कि उनके सामने भी जो ज्ञान राशि हमारी उद्घाटित हुई उसमें भी बहुत एक बड़ा वर्ग था जिसने उसको आने दिया हमारे सामने। बाद के तो 40-50 साल हमने देखे, उसमें तो अगर कुछ उद्घाटित हुई तो वो उसको छिपाने का प्रयास किया गया। आप कभी राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर का एक्सकेवेशन करने वाली टीम से बात कीजिए जी। 70-80 के दशक में अगर कुछ निकल जाता था एक मंदिर का पिलर पैनल, तो उन्हें निर्देश होता था कि मिट्टी डाल दो, उस पर छिपा दो, सौहार्द बिगड़ जाएगा जी, सौहार्द बिगड़ जाएगा। के मोहम्मद साहब तो खुल के बोलते हैं, ये मैं नाम लेके कह सकता हूँ, वो खुल के बोलते हैं कि हमें ये निर्देश आता था कि इस देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा अगर वो पता चल गया कि वहाँ मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, तो उसको किसी तरह से ढक दो, छुपा दो, है ना। तो ये जो स्थिति चली वो बहुत खतरनाक थी और उसने बहुत कुछ पे, जो हमारा सच है उस पर पर्दा डाला, जो भारत का वास्तविक इतिहास है उस पर पर्दा डाला, उसको बाहर नहीं आने दिया जी। इसका मतलब अवशेष मिलते थे और मिट्टी डाली जाती थी। बिल्कुल लंबे समय तक ये हुआ। लेकिन वही है कि सच को कितना दबाएंगे आप, कब तक दबाएंगे। शिलालेख मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, मंदिर के पिलर्स मिल रहे हैं, रेलिक्स मिल रहे हैं, कब तक उसको कितना मिट्टी डालेंगे भाई। वो मिट्टी फाड़ के बाहर आएगी, आई ही।
और ऐसा किसी भी जगह पे, अभी संभल का मुद्दा आया, जी, तो संभल के मुद्दे पे भी हमने यही सारी बातें कही कि आप उसके आर्किटेक्चर को, भाई ठीक है आप किसी पे लगा सकते हो कि इस्लामिक इतिहासकार हैं, ये हिंदू प्रतिनिधित्व करने वाले इतिहासकार हैं, जो क्रिश्चियंस लिख रहे हैं। अगर कनिंघम के अधीन कार्य करने वाला कोई अफसर लिख रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ लिख रहा है, उसकी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, उसको तो ठीक मानना चाहिए ना। वो तक अपने टूर्स इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर जो उसकी पुस्तक थी जी, उसमें स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है कि जब मैं इसमें घुसा तो मुझे ये हिंदू आर्किटेक्चर दिखा, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा हो ही नहीं सकता। ये तो एक क्रिश्चियन लिख रहा है ना, उसकी बात आप क्यों नहीं मानते हो? प्राइमरी रिकॉर्ड है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। जिस भी जगह पे आप जाओगे, और मानसिकता क्या थी आप देखो, काशी में मंदिर तोड़ के जौनपुर में सरकी सुल्तान शासन कर रहे थे। 70 किलोमीटर दूर है बनारस से जौनपुर जी, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स को उठा के, उन मंदिरों को जिनको तोड़ते थे और लाके वहाँ मस्जिदों में लगाते थे, ताकि आपको सनद रहे, आप डरें, आप भयाक्रांत रहें। वहाँ का जो ओरिजिनल समाज है, जो मूल लोग हैं वहाँ के, जो हिंदू समाज है, वो भयाक्रांत रहे, वो कभी आँख उठा के बात ना कर पाए। उसे दिखता रहे कि इनके मंदिरों को तोड़ के हमने पूरे स्ट्रक्चर को उठा के लगाया है। कई बार तो वो नाम भी नहीं बदलते थे। लाल दरवाजा मंदिर था, उसको लाल दरवाजा मस्जिद बना दिया। द्वारका माई मंदिर था, उसको द्वारका माई मस्जिद बना दिया, नाम भी वही है। अटाला देवी मस्जिद था, अटाला देवी मंदिर था, उसको अटाला देवी मस्जिद बहुत दिन तक बोला जाता रहा। अब अटाला मस्जिद बोल रहे हैं उसको, देवी हटा दिया है ना। अटाला देवी मंदिर था जौनपुर में। तो इस तरह से जहां भी आप देखेंगे, मतलब उत्तर भारत की तो स्थिति ये हुई कि 17वीं शताब्दी तक आते आते, मन औरंगजेब के बाद के समय तक आते आते, औरंगजेब तक आते आते, कोई पुराना मंदिर अपने मूल स्वरूप में बचा ही नहीं था। कोई पुराना मंदिर, माने इक्का दुक्का जो तोड़े ही नहीं जा सके, वो बहुत छोटे थे। और कई बार तो उदाहरण के लिए लगता है कि भाई आप अगर केवल धन ही लूटना था तो बामियान में कौन सा धन मिल रहा था? बुद्ध की मूर्ति को जब तोप लगा के उड़ा दिया गया, वहाँ कौन सा धन लूटना था उनको? उस साइकी को, उस मानसिकता को समझना चाहिए। अकबर जैसा शासक जब जाता है बनारस के क्षेत्र में, तो सारनाथ में जो स्तूप बना था, बौद्ध स्तूप, उसके ऊपर चढ़वा के वहाँ पे अपनी ध्वजा फहरवाता है। वहाँ से कौन सा धन उसको लूटना था? तो ये धर्म की लड़ाई भी थी, धर्म की लड़ाई ही मुख्य थी, मेन थी, इसको समझना चाहिए। लेकिन इतिहास लेखन में इसको बहुत संतुलित तरीके से, ठीक तरीके से कम हर देश ने अपना इतिहास ईमानदारी से लिखा, अपने बच्चों को बताया, उससे सीख लेने की प्रेरणा दी। हमने शायद ये नहीं किया, वो ठीक होना चाहिए था। इतिहास लेखन में प्रधानमंत्री कार्यालय के उस निर्देश जिसमें सोमनाथ मंदिर में राष्ट्रपति को भाषण नहीं देना चाहिए, क्या वो परंपरा तब से शुरू होके अगर हिंदू मंदिर का कोई अवशेष मिल जाए उस पर मिट्टी डाल दो, उस समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्देश की यात्रा चलती रही क्या? उसी यात्रा के तहत ये हुआ था क्या? निश्चित रूप से ये तो हस्तक्षेप होता ही रहा ना, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार हम लोगों से भी पूछा जाता है कि आपको ऐसा कोई निर्देश आता है क्या? मैं तो कहता हूँ कभी नहीं आता, हमें कभी कोई निर्देश नहीं आता इस तरह का। हाँ, कोई ऐसा देश में कोई आयोजन है, उसके इतिहास पे हमें बात करनी है, हमें भारत और इंडिया बताना है कि कब इंडिया का जिक्र हुआ और कब भारत कब से है, इस पे हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। भारत लोकतंत्र की जननी है, इस पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये तो कभी नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, लंबे समय तक ये कहने की परंपरा रही और इसके रिकॉर्ड्स हैं जी, इसके लिखित रिकॉर्ड्स हैं कि ये कहने की परंपरा या ये निर्देशित करने की परंपरा लंबे समय तक रही। और मुझे लगता है कि जो एक खास वर्ग है, खास धारा है इतिहासकारों का, उन्होंने ये बहुत सोच समझ के, बड़े रणनीतिबद्ध तरीके से एक योजना बना के, योजनाबद्ध तरीके से कि क्या बताना, कितना बताना, क्या छुपाना, कितना छुपाना, क्यों छुपाना, ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहा। और ये दुर्भाग्य रहा इस देश का कि उसे अपना सच्चा, अपना गौरवशाली, या जहाँ पे उसके साथ अपघात भी हुआ है, वो इतिहास ठीक से उसको जानकारी उसकी नहीं हुई। अब उसमें करेक्टिव मेजर्स कुछ लेके उसको ठीक करने की एक कवायद चल रही है, लेकिन बहुत गहरे तक वो आघात था। तो घाव, किसी ने कहा ना कि ये वुंडेड सिविलाइजेशन है, तो जितना बड़ा उंड है, जितना बड़ा घाव है, भरने में उतना समय तो लगता ही, समय तो थोड़ा लगता ही है, पर हम लगाते लगाते, जब घाव बहुत बड़ा है तो भरने में समय लगता है।
लिखने वालों ने अकबर द ग्रेट लिखा, जस्टिफाई कर पाएंगे अकबर द ग्रेट? क्यों अकबर द ग्रेट? अब कहाँ कर पा रहे हैं, अब तो नहीं कर पा रहे लेकिन जब लिखा तो क्यों लिखा? अभी 2 साल पहले एक जब ये बात सारी उठ रही थी हल्दी घाटी युद्ध की, और इस पे ढेर सारे नए रिसर्चेज आए थे, उस पे काम हो रहा था। राजस्थान की कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ने उसको स्वीकार भी कर लिया था, उनके सिलेबस में भी आ गया था। तो एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने एक कवर स्टोरी की, उस पर मुझे ध्यान आ रहा है, उस पर उसमें जो उसकी हेडलाइन दी, जो शायद आप लोग पंच लाइन बोलते हैं, या जो टाइटल दिया उसका, उसने कहा महाराणा प्रताप रिटर्न्स, अकबर द ग्रेट की खैर नहीं। ये उसकी पहली लाइन थी, और उसमें कुछ एक खास वर्ग के इतिहासकारों का मंतव्य छापा, उनके कमेंट्स लिए। किसी ने कहा कि साहब इतिहास कोई घर की खेती थोड़ी है कि जब चाहा जिसको चाहा जिता दिया, ये तो आप अपने मन से थोड़ी कुछ भी उलझुल कर लेंगे। अरे भाई, कोई इतिहासकार अगर 1 दर्जन प्राथमिक स्रोतों को कोट करके अपनी एनालिसिस दे रहा है, 1 दर्जन, और उसमें तीनों तरह के स्रोत हैं, उसमें राजस्थानी स्रोत भी हैं, उसमें इस्लामिक स्रोत भी हैं, और उसमें जो फॉरेन ट्रेवलॉग्स हैं, मतलब जो विदेशी लोग आ रहे हैं, उनके भी वृत्तांत हैं, वो इंस्क्रिप्शन दे रहा है, और आप ये चर्चा किए बना कि नहीं साहब ये हमने खोजा और नहीं मिला। लड़ाई तो भाई, बात तो ये होनी चाहिए थी ना कि नहीं, आप ये वाला फैक्ट गलत बता रहे हो। ये आप कह रहे हो कि फला किताब के फला नंबर पेज पे ये रेफरेंस है जिससे ये प्रमाणित होता है, तो ये रेफरेंस नहीं मिल रहा है हमें, ये नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप, धोखा दे रहे हो हमें। अब क्या हुआ साहब कि अब आप एक समय तो आपने चलाया खूब ये नैरेटिव, जो चाहा आपने चलाया, आपने अपने को बहुत बड़ा बना लिया, सरकारों ने आपको बड़ा बना दिया, और उसके बाद जो आपने कहा वही प्राथमिक स्रोत मान लिया गया, क्योंकि तब आज की तरह से ये हथियार नहीं थे जो हथियार आप हाथ में लेके बैठे हुए हैं। मैं कोई बात आपके माध्यम से आपके प्लेटफॉर्म पे गलत कहूं तो कोई भी बच्चा, कोई भी सुनने वाला तुरंत इंटरनेट आर्काइव पे जाएगा, और मैं कह रहा हूं कि साहब महाभारत में ऐसा विवरण है, तो वो AI को निर्देश देगा कि महाभारत में ऐसा विवरण है क्या, नहीं अगर मिलेगा तो कहेगा देखो उसने गलत बताया। तब तो ये सहूलियत थी नहीं। करेक्ट। और सामान्य लोग तो आपको मान ले रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो लाइब्रेरी छाने, उनको इतनी पढ़ी भी नहीं है, तो आपने जो कहा वो मान लिया गया। तो आज आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं ये तथ्य आपने गलत बताया, नहीं ये नहीं बताना चाहिए। आप बिल्कुल बेसिर पैर का अगर आप विरोध भी कर रहे हो उसका, तो विरोध के लिए विरोध कर रहे हो जी, कि मुझे विरोध ही करना है इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। आपके विरोध का कोई आधार नहीं है। मैं तो रोज टीवी चैनल्स पे जब भी इतिहास का इधर खूब मुद्दे इस तरह के निकल के आ रहे हैं, कभी बाबर और राणा सांगा के बीच का मुद्दा, कभी औरंगजेब पे कोई बयान दे देता है तो उस पर हमें जाना होता है, कभी संभल मंदिर का मुद्दा आ जाता है, कभी अजमेर की दरगाह शरीफ का मुद्दा आ जाता है, कभी काशी के ज्ञानवापी का मुद्दा आ जाता है, कभी राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा आ जाता है, ढेर सारे रोज़ तो मुद्दे आते हैं। कभी ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि पार्टीशन क्यों हुआ, इसके गुनाहगार कौन थे, ये मुद्दा आ जाता है। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। तो एक तो भारत को ठीक तरीके से समझना, और भारत का जो संतुलित इतिहास है इसको कैसे हम सही तरीके से, संतुलित रूप से और तथ्यपरक प्रामाणिक, मैं कतई ये नहीं कहता एक लाइन भी बच्चों को कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आप भावना में बह के कहिए। इतिहासकार का ये दायित्व भी नहीं होता है। इतिहासकार को निष्पक्ष होना चाहिए, राग द्वेष रहित होना चाहिए, और सही चीज़, सच्ची बात संतुलित रूप में पहुंचानी चाहिए। इस रूप में पहुंचाई जानी चाहिए, संतुलित तरीके से, और पूरी कंप्लीट पिक्चर। उसे किसी ने कहा कि अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? तो फिर आप अकबर को अगर कुछ नहीं पढ़ाओगे तो महाराणा प्रताप को कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे? रावण को बताए बिना राम कैसे सिद्ध होंगे? सही बात। तो सही पर्सपेक्टिव में आपको सही चीज़ें, लेकिन आप मुगल दरबार का वैभव 2 चैप्टर पढ़ाते थे, वो तो ठीक नहीं था। आप जब उनकी बात करते थे तो लगता था, और इसीलिए यही नैरेटिव आपने दिया। एक हमारे कोई मित्र हैं, वो किसी UPSC के इंटरव्यू में बैठे, उन्होंने किसी बच्चे से पूछा कि मध्यकाल में, या शायद उन्होंने पूरे भारतीय इतिहास में पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छा शासक कौन लगता है? उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी। क्यों भाई? उसकी बाजार व्यवस्था बड़ी उन्नत थी। ऐसा दिमाग बिगाड़ा गया है कि उसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से लेके
न तो विद्याधर चंदेल पसंद आए, न महाराणा प्रताप पसंद आए, न ललितादित्य मुक्तापीठ पसंद आए, उसे कौन पसंद आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अब वो जो अगर, और ये सामान्य बच्चा नहीं कर रहा है, जो यूपीएससी का मेंस निकाल चुका है, इंटरव्यू में आ चुका है, ये बच्चा कर रहा है। अब सोचिए कि वो अधिकारी होता है, ये 10 एक साल पहले की घटना है, अब वो अधिकारी हो जाए तो क्या, किस मंशा से वो काम करेगा? इतना दूषित कर दिया गया हमारे मानस को, हमारी मानसिकता को, हमारी वैचारिकी को। ये बड़ी खराब स्थिति, बहुत विचित्र स्थिति रही, जो निश्चित रूप से ठीक होनी चाहिए, और हम उसकी ओर हैं। भारत, एक तो भारत सही से बच्चों को समझ में आना चाहिए, भारत की इतिहास और संस्कृति संतुलित रूप से सही तरीके से, हमारे साथ जो अच्छा बुरा हुआ वो सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चा पूरी पढ़ाई करके निकलता है, मैं एक दो जिक्र करते हुए निकल रहा था। जैसे अब मैंने मेटलर्जी की बात की, स्थापत्य की बात की, स्थापत्य में तो ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं, मतलब वो दुनिया में अनपैरेलल हैं, आप कभी सोच ही नहीं सकते आज के 1000 साल पहले। हाँ, हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता रहा कि साहब हमने तो स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया। एक बड़ी धारा ये कहती रही कि स्त्रियां तो हमारे यहाँ हमेशा दोयम रही। मैं 1000 उदाहरण बता सकता हूँ आपके माध्यम से। दुनिया के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार महिला शासिका बनती, पूरी दुनिया के रिकॉर्डेड हिस्ट्री, महाभारत में उल्लेख आता है। भगवान कृष्ण ने यशोमती नाम की एक गर्भवती महिला को कश्मीर के सिंहासन पर बैठाया, ये महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है। और उसके बाद पूरी श्रृंखला जी, गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता हैं, और वहां से चलते आइए रुद्रम्मा देवी, चन्नम्मा देवी, अहिल्याबाई होलकर से लेके रानी लक्ष्मीबाई तक चले आइए, पूरी श्रृंखला है। और मैं चुनौती देके कह रहा हूं कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कोई एक पैरेलल उदाहरण बता दे, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे पाश्चात्य जगत के इतिहास में उस समय नहीं, उसके 1000 साल पहले, 1000 साल बाद भी कोई ऐसी बात हुई हो, किसी महिला को शासन मिला हो, शासिका बनी हो, तो मुझे उदाहरण वो बता दे। नहीं है उनके पास। हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, हमें कहा गया कि आप लोग तो क्रूर जंगल बर्बर हैं। क्या गजब के हमारा पूरा विज्ञान प्रौद्योगिकी का सिस्टम था। सुश्रुत संहिता, आज हम अगर चिकित्सा विज्ञान की ओर जाएं, आप कभी सोचिए कि जिस समय कोई एपरेटस नहीं था, कोई कैडिबर नहीं था, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, 300 तरह के ऑपरेशंस का जिक्र सुश्रुत संहिता कर रही है। और हम आज उसे माने ना माने, ऑस्ट्रेलिया की एक मेलबर्न की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आप गूगल करके देख लीजिए, उसके रिसेप्शन पे ही भगवान सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत की मूर्ति लगाई हुई है और नीचे लिखा हुआ फादर ऑफ सर्जरी। हम नहीं स्वीकार कर पाए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड अब ये समझ गया है। किताबे सुश्रुत नाम से अरब वर्ल्ड में, अरबिक में उसका ट्रांसलेशन हुआ, और उसके बाद वो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंची। अभी एक बड़ी अच्छी सी घटना का जिक्र मैं आपसे करूं कि हमें प्लास्टिक सर्जरी, प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में एक भाषण दिया था कहीं, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी। मुंबई में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन था। उन्होंने कहा कि भारत चिकित्सा विज्ञान में बहुत उन्नत था प्राचीन काल से ही, और प्राचीन काल में ही हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी होती थी। कुछ खास धारा के पत्रकारों ने खूब मजाक उड़ाया उस समय, अगले कुछ एडिटोरियल्स छपे कि भारत के प्रधानमंत्री को इतनी शब्द ठीक करके, लेकिन ऐसी मूर्खता वाली बात नहीं कहनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे लोगों में भ्रम फैले, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर कम हो जाए। क्या गलत कह दिया उन्होंने। कावस जी डावर नाम का एक, अभी रिसेंट, ये 300 साल पहले, 250 साल पहले की घटना मैं बताता हूँ, और ये उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में, मैंने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में भी रिकॉर्ड पे है, पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड है। कावस जी डावर नाम का एक मराठा सैनिक था और 4 तेलुगु भाषी सैनिक थे, जो ब्रिटिशर्स की ओर से मैसूर से लड़ रहे थे। एंग्लो मैसूर वार हो रहे थे, जब टीपू सुल्तान और उसके फादर की लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश सत्ता से। उसमें टीपू सुल्तान की सेना ने ऐसे 5 सैनिकों को उनके पकड़ लिया और उनकी नाक काट दी, नाक काट के उनको भेज दिया। कुछ दिन बाद उनका जो विंग, मतलब उनके जो यूनिट का कमांडर था, जो ब्रिटिश अधिकारी था, उसने देखा कि एक व्यक्ति उसे मिला, कोई व्यापारी मिला जिसके नाक पे कुछ निशान उसको देखा। तो उसने पूछा ये क्या है। उसने कहा कि मेरी नाक काट दी गई थी, मैंने कुछ ऐसी मेरी चारित्रिक गलती की थी कि मेरे गांव की पंचायत ने मुझे सजा दी थी और मेरी नाक काट दी गई थी। मैं ठीक कैसे हुआ। तो उसने बताया कि फला कुम्हार वैद्य ने ठीक कर दिया था। फिर उसके पास वो लेके उन 5 को ले जाया गया। 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स की उपस्थिति में, क्रूसो और फिंडले, ये उनके नाम हैं,
वहाँ पर उनकी सर्जरी हुई, नाक फिर से ठीक हुई, और लंदन से एक पत्र छपता है, जेंटलमैन छपता था, 1794 का अंक है, इसे भी आप गूगल करके देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। उसमें उस पूरी रिपोर्ट उसकी छपी हुई है। तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक उन्होंने कह दिया तो क्या गड़बड़ किया, जिसे एक और सुश्रुत संहिता में ही उसका पूरा विवरण था, जिसके आधार पे एक आपको ध्यान होगा, हिमाचल में एक शहर है कांगड़ा। कांगड़ा का मूल नाम जानते हैं क्या है? कांगड़ा का मूल नाम है कानगढ़ा। कानगढ़ा। आज भी वहाँ दीनानाथ कानगढ़िया जी का परिवार है इस समय। एक डॉक्टर MC अलमस्त हैं, जिन्होंने अपनी किताब में बड़ा अच्छा जिक्र किया है इसका, कि वो जगह ही इसी के लिए थी कि वो पूरा परिवार में उनके परंपरा चली आ रही थी कि वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, और सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से कर रहे हैं उनके परिवार में, पूरी लीनियज है उनकी उसको लेके। और इस तरह के ढेर सारे, माने एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों उदाहरण हमारे पास हर क्षेत्र में जब जाएंगे तो ऐसे गौरव के बिंदु हमारे पास हैं, जिन्हें हमें हमारे इतिहास की पुस्तकों से बाहर रखा गया। पता नहीं क्या डर था कि अगर हम वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, आप छठी की किताब लिख रहे हैं, NCERT के बच्चों को एक लाइन में तो परिचय मिलना चाहिए। आप वो किताब पुरानी उठा के देख लीजिए। मैं तो भाग्य से 10-10 बार, 15-15 बार पढ़ने का अवसर मिला। किताबें बहुत अच्छी लिखी गई थी, लेकिन वैचारिकी के स्तर पे बहुत कमज़ोर किताबें थीं। वो भारत को छुपाया गया था उसमें। वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इनका परिचय तक नहीं बच्चों को दिया गया। भारत के पूरे जो कालक्रम है उसको बहुत बहुत छोटा कर दिया गया। उसमें जो वास्तव में जो ऐसे शौर्य वाले शासक थे, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मौर्य वंश के सम्राट अशोक, जिस तरह से उनका इतिहास आना चाहिए था, कतई नहीं आया। और मध्यकाल के इतिहास की किताबें देखिए, वो आपको, मैं केवल किताब उठाएंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा पुरानी किताबें, जो कई गुना भारी हैं। तो 4000 साल का इतिहास पढ़ा रहे हो तुम इतने छोटे में, कहीं गलती से भी बच्चे अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ न जाएं, गौरव न उनमें उत्पन्न हो जाए, और 500 साल के इतिहास में तुम एकदम गले में डंडा डाल के घोट घोट के पिला दे रहे हो, है ना। ये जो असंगति थी, ये बड़ी खतरनाक थी। तो ये दोनों चीज़ें ठीक होने का समय है। अपने पे हम गर्व करें, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी विरासत पे गर्व करें मतलब जहाँ गर्व करने लायक है वहाँ गर्व करें। जहाँ पे हमें वास्तव में ये लगता है कि नहीं, हमसे गलतियाँ हुई, उन गलतियों को भी स्वीकार करें। समाज एक जैसा तो हमेशा नहीं रहता, लेकिन हम अनावश्यक रूप से हमें हमारी गलतियाँ और एक गलती को कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाना है, ये बहुत ठीक से वो धारा जानती थी। अब 1 लाख पेज में, मैं तो कई बार पलट के पूछता हूँ कि एक बार अगर कोई जिक्र आया तो किसी समाज का वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है क्या? किसी समाज की विशेषता हो सकती है क्या? हाँ ठीक है, अपवाद हुआ तो कोई भी समाज में हमें थोड़े कह रहे हैं कि 100% साधु रहेंगे, समाज चलेगा ही नहीं भाई, है ना। 100% अच्छे ही लोग होंगे तो समाज कैसे चलेगा? कुछ बुरे भी रहेंगे, लेकिन अनुपात से तय होता है ना चीज़ें, कि अगर 70 अच्छे हैं 30 बुरे हैं तो हम ऐसे समाज को अच्छा समाज बोलते हैं, अगर यही उल्टा हो जाए तो हम उसको बुरा समाज बोलते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को ठीक तरीके से बताना चाहिए। ये भी नहीं है कि आप एक तरफ ही बह जाएं कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा था, नहीं, कुछ कमियां हुई होंगी। आखिर अगर हमने 800 साल संघर्ष झेला, हम सो कॉल्ड, मैं उसे दास्ता नहीं मानता, हम ऐसा संघर्ष में रहे, लेकिन दास्ता जैसी स्थितियों में अगर हम रहे तो निश्चित रूप से कुछ कमी आई होगी हमारे समाज में, कुछ पानी ठहरा होगा, कुछ उसमें सड़न आई होगी। तो हमारे पास चूंकि डिसकंटिन्यूड हिस्ट्री है, अविच्छिन्न इतिहास है, इसलिए उसमें उन्नति के बिंदु हैं तो थोड़े पराभव के भी बिंदु हैं। उन दोनों चीज़ों को ठीक से समझना चाहिए, उन दोनों चीज़ों को ठीक से पढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा अपघात करना कि ये बताएंगे या नहीं बताएंगे, इससे सौहार्द बिगड़ जाएगा, इससे सांप्रदायिकता खराब हो जाएगी, ये तो बेकार की बात है। आप उसी बात को ठीक से कहिए ना कि हमको सांप्रदायिकता खराब हो जाएगी, किसको इतनी समझ नहीं है, क्यों ऐसा हो जाएगा? लेकिन आप उसे कहेंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं, तो आप सांप्रदायिकता खराब होने का, सांप्रदायिक माहौल खराब होने का मौका छोड़ रहे हैं। जब पता चलेगा तो लोगों को लगेगा ना कि हमें कितना चला गया। आज लगता है ऐसा, बहुत सारे एक बड़े वर्ग को लगता है कि हमारे साथ छल हुआ, हमें ये हमारी पीढ़ियों को ही जानना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था। दोनों बातें नहीं बताई गई कि हमारे साथ अपघात क्या हुआ, हमारी मजबूती क्या रही। दोनों ही चीज़ों से हमें वंचित रखा गया कि हम कौन थे, है ना, हम कौन थे, ये हमें बताया जाना चाहिए था। बहुत अच्छा प्रसाद लिखते हैं कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार।
जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। तो हम लोग वो थे। भारत का नाम ही यही है, वो देश जो प्रकाश में विलीन है, प्रकाश में रत है। तो हमने केवल हम प्रकाश में रत नहीं रहे, हमने दुनिया को प्रकाशित किया। मैं तो कई बार कहता हूँ कि दुनिया का एक समाज बता दीजिए। ऐसा नहीं है, हर समाज में अच्छाइयाँ हैं, हर समाज में अच्छी चीज़ें उनसे लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये इसका पैरेलल उदाहरण बता दीजिए। हमने ये उद्घोष किया क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि ये हिंदू समाज है, सनातन समाज है, ये हमारा क्षेत्र है, हम केवल इसी को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमने कहा अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, तुम्हारा है, ये बात बड़ी छोटी बात है। हमने ये उद्घोष किया ना कि पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया एक परिवार है। आप एक पैरेलल उदाहरण बता दीजिए ना पूरे दुनिया के इतिहास से, पूरी दुनिया के हिस्ट्री और कल्चर से उठा के इसका एक पैरेलल उदाहरण बता दीजिए कि किसी और समाज ने, हाँ हर समाज अच्छा है, हर समाज में अपनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इस उदात्त भाव तक, इस बड़े भाव तक कोई समाज पहुंचा हो, आप मुझे बताइए। जिसने ये कहा हो, जिसने इस तरह की कोई बात कही हो, इस तरह की कोई बात कही हो, आप मुझे ऐसा समाज बताइए ना। हाँ ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ कमियां आई तो हम झेलें उसको, और उससे अब भी निकल नहीं पा रहे थे। अब ईश्वर ने फिर से कई बार लगता है कि पुनरुत्थान का काल है, पुनर्जागरण का काल है। हम इतने बचे रह गए थे तो अपने को फिर से बड़ा कर पा रहे हैं, अपने को फिर से रिक्लेम कर पा रहे हैं, अपने धर्म संस्कृति, अपने अध्यात्म को फिर से एक बार हम जी पाने की ओर जा पा रहे हैं। इसलिए ये ठीक तरीके से इस पे विमर्श होना, ठीक तरीके से इस पे बातचीत होना, इसको लिखा जाना, जो कमियां जो गलतियां रह गई उनको ठीक किया जाना, ये बहुत ज़रूरी है। खगोल विज्ञान में हमारी क्या स्थिति थी, क्या जबरदस्त आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टीय लिखा, उसमें जो पृथ्वी का व्यास बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा 3967 योजन उन्होंने लिखा, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 39,975 किलोमीटर होता है, और लगभग, और जो या 968 किलोमीटर होता है, और जो आज पूरे मतलब आज के जो मॉडर्न एपरेटस है उनसे जब पृथ्वी का व्यास नापा गया, तो जानते हैं डिफरेंस कितना आया है? केवल 0.26%, आधा परसेंट भी नहीं, 1% तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात है। क्या मनीषा थी हमारे ऋषियों के पास, हमारे लोगों के पास। लगद मुनि को पढ़िए, भास्कराचार्य को पढ़िए। अब सेब गिरा तो न्यूटन को, भास्कराचार्य ने तो पूरा सिद्धांत दे रखा है, ये हम उसको कभी देखते नहीं। हमें तो बता दिया गया कि साहब वेद कुछ नहीं है, वेद तो गडेरियों के गीत हैं, पुराणों में गल्प कथाएं हैं। तो हमें काट दिया गया हमारे अपने मूल से, जिसकी ओर हम फिर से एक बार ये प्रयास कर रहे हैं, एक बार ये साहस कर रहे हैं कि हम फिर से उन अपने जड़ों से जुड़ सकें, और जड़ों से जुड़ेंगे तभी बहुत ऊंचा उड़ेंगे। ये बहुत तय सी बात है। हमारा कॉन्फिडेंस जिस दिन बढ़ेगा, और बच्चों में अब नई पीढ़ी जो निकल के आएगी, जो नए तरीके से अपने इस गौरव से, अपने इस कमियों से भी वाकिफ़ होगी, उनकी जानकारी उनको होगी, तो उनमें आत्मविश्वास अलग तरह के लेवल का होगा। वो उनको ये हीन भावना नहीं रहेगी कि नहीं साहब भारत तो बड़ा ख़राब समाज है, भारत तो बड़ा ख़राब देश है, हम तो गलती से भारत में पैदा हो गए। ये जो भावना आ गई थी ब्रिटिशर्स के समय से लेके और काले अंग्रेज़ों तक, गोरे अंग्रेज़ों के बाद काले अंग्रेज़ों तक, मैं कई बार कहता हूँ कि जो पूरी आज़ादी की लड़ाई थी, ये केवल ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए नहीं थी, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं थी केवल, वो बहुत छोटा हिस्सा था उसका, वो तो होना ही था। हम अपने स्व की लड़ाई लड़ रहे थे, हम अपने सेल्फहुड की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम अपने आप को फिर से स्थापित कर पाएँ। हम अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने अध्यात्म को फिर से, अपने समाज व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से हम जी पाएँ। लेकिन हमने उस पर गौरव ही नहीं किया। हम भटकाव की ओर चले गए, हम शायद भटकते गए, और जो हमें आज के 75 साल पहले कर लेना चाहिए था, जो शुरुआत या जो जिस ओर हमें चले जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से दोनों ही चीज़ें बड़ी गड़बड़ हुई। एक तो जो हम पार्टीशन की ओर गए, वो किसी राष्ट्रीय नेता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और दूसरे जो इस तरफ चलते चले गए। मैं आपसे पार्टीशन का जिक्र कर रहा था। मैं कह रहा था कि दो धाराएं यहाँ पे, जब 1857 के बाद, एक तो मैंने बताया कि एक ये धारा ये निकल रही है कि 1882 में बंकिम आनंद मठ लेके आ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं तुम्हें दुर्गा दस प्रहण धारिणी,
तिलक 1891-92 से लेकर 96 के बीच शिवाजी उत्सव 93 में और 96 में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव लेके आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि भारत माता और माँ जगदम्बा एक हैं। एक धारा तो ये निकल रही है जहाँ राष्ट्र और धर्म एक प्राण हो रहा है। दूसरी धारा क्या निकल रही है उसको भी देखना चाहिए। वो सैयद अहमद खां से लेके हाली सरर अब्दुल्ला अल्लामा इकबाल तक पूरी जो धारा है, वहाँ पे दुर्भाग्य से ये नैरेटिव बिल्ट हो रहा है या ये स्थापित हो रहा है कि धर्म और राष्ट्र दोनों का केंद्र भारत में नहीं है, भारत से दूर है, और ये भावना भरी जा रही है। और इसलिए यहाँ पे विराष्ट्र का सिद्धांत निकल के आ रहा है और हम दूसरी एक दिशा पकड़ ले रहे हैं जो किसी के भी सपने में नहीं था, जो किसी के भी चिंतन में नहीं था, जो ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से हम इस ओर जा रहे हैं। और फिर जिस तरह से हमें अपने जड़ों से जुड़ना चाहिए था, हम उस ओर नहीं जा पाए। हम अपने पर ही शक करते रहे, हम अपने को ही हीन मानते रहे और एक लंबा समय निकल गया। वो अब ठीक होने की बात होगी। जी, लास्ट में एक टॉपिक जो डॉक्टर साहब रह गया जिसको हम लोग चर्चा में थोड़ा सा हमने उस पर जिक्र भी किया था, बंगाल फाइल्स पे बड़ी चर्चा है आज। पार्टीशन और ख़ासतौर पे जब हम बांग्लादेश विभाजन की बात करते हैं, उस समय की कोई ऐसी चीज़ें थी जिस पर आपने कहा था कि इस पर ज़रूर जिक्र होना चाहिए, जो नहीं आया सामने, ऐसे ही उसको भी छुपाया गया जैसे अब तक के इतिहास का हमने अभी चर्चा की जिसको छुपाया गया। हाँ, मतलब पार्टीशन विभाजन की जो पूरी विभीषिका इस देश ने झेली, वो ठीक तरीके से हमारे मेन स्ट्रीम नैरेटिव का हिस्सा कभी नहीं बना। हमारे जो इतिहास की मुख्य धारा है इतिहास लेखन की, उसमें कभी नहीं है। उसमें भी कुछ लोगों को ये शायद डर था, कुछ भय था, क्योंकि जब हम उसकी बात करते तो जाहिर है कि विभाजन के गुनाहगार कौन हैं इस पर भी चर्चा होती, किसने विभाजन चाहा, किसने विरोध किया, इस पर भी चर्चा होती। और हुआ क्या उसका, पूरी आप वो प्रक्रिया देखेंगे तो मैं फिर इसी बात को तब आगे बढ़ाऊँ कि 2 धाराएँ निकल पड़ी थी। और उसके बाद लेकिन इस देश का सामान्य मुसलमान 1940 तक कम से कम ऐसा नहीं दिखेगा जो विभाजन की कोई बात स्वीकार करता हो या चाहता हो। और चौधरी रहमत अली जिसने 1933 में ये पर्चा लिखा, या उसके पहले 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार, लेकिन जो 1930 में पहली बार विचार दिया, उसके पहले भी छिटपुट एक आध विचार आए थे सैयद अब्दुल कादिर बिलग्रामी और कई लोगों के, लेकिन जो पहला मजबूत विचार दिया अल्लामा इकबाल, चूँकि बड़ी हस्ती थे उस समय, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाले थे, हिंदू मुसलमान को 2 आँखों की तरह से देखने वाले थे। लेकिन उनकी जब वैचारिकी या व्यक्तित्व बदलता है तो वो कहते हैं कि एक मुसलमान भारत, मतलब इसी देश में एक अलग मुसलमान भारत बनना चाहिए। और उसके बीज तो पड़े चले आ रहे थे, ढेर सारे उसके पीछे तो ढेर सारे घटनाक्रम हैं। मैं एक ईयर पे जाऊं तो वो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, पूरा 1 घंटा हमें चाहिए उस पर, कभी चर्चा कर लेंगे उस पर भी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये जाना चाहिए ठीक से। उसके बाद 40 तक लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन 1940 में जब मुस्लिम लीग लाहौर प्रस्ताव लेके आती है जिसमें सीधे कहती है कि पाकिस्तान तो हम लेके रहेंगे, और जिन्ना उसके बाद कहता है कि हमने एक ऐसी पिस्टल बना ली है जिसका प्रयोग मैं समय आने पे करूंगा और पाकिस्तान तो लेके रहेंगे, आज़ादी का रास्ता तो पाकिस्तान से होके ही जाएगा, मतलब पाकिस्तान पहले बटेगा और आज़ादी बाद में होगी। बाद में कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, 182 मीटिंग्स करता है इस देश में। मुझे लगता है लगभग 400 लोगों से 400 नेताओं के साथ उनकी बैठकें होती हैं, और वो उसका फाइनल कंक्लूजन ये था कि विभाजन की ज़रूरत नहीं है, देश आज़ादी की ओर बढ़ेगा लेकिन विभाजन नहीं होगा। जब मुस्लिम लीग को ये लगता है कि विभाजन नहीं होगा तो जिन्ना उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करते हैं। बड़ा सोच समझ के वो दिन चुना जाता है, रमज़ान का एक खास दिन चुना जाता है जी, और जिसमें उसका एक अलग इतिहास है। और उसमें ये 16 अगस्त का बड़ा भीषण दिन है जिस पे बंगाल फाइल्स की बात कर रहे हैं, जिस पे भी एक रिसेंटली एक फिल्म भी आने वाली है जी। उसमें कोलकाता को सौंप दिया जाता है एक तरह से दंगाइयों के हाथ में, और बड़ी संख्या में मुस्लिम मारे जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम दंगाइयों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। वो बहुत नंगा सच है। नोआखली जो अब आज की डेट में तो बांग्लादेश का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ तो 3 दिन बाद ही पासा पलटने लगता है जी, क्योंकि जो कोलकाता का डेमोग्राफी थी उस समय 80% हिंदुओं की आबादी थी, 20% मुस्लिमों की आबादी थी। तो जाहिर है कि बहुत लंबे समय तक तो भारी नहीं पड़े रह सकते थे, लेकिन 3 दिन में
बहुत नृशंस तरीके से, न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स है उस समय देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की, हिंदुस्तान टाइम्स की, कि 3 दिन में ही हजारों लोग मार दिए जा रहे हैं। लेकिन बाद में ये पूरा जो जगह है, जो केंद्र है, वो बदल जाता है, नोआखली चला जाता है। नोआखली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे डेमोग्राफी उल्टी थी। वहाँ लगभग 80% मुस्लिम आबादी थी और 20% हिंदू आबादी थी। और वहाँ की आप डिटेल्स पढ़िए, तो जो पूरा डायरेक्ट एक्शन डे है या बंगाल फाइल्स है, और नोआखली में एकदम आम लगभग हिंदू आबादी ख़त्म हो जाती है, या तो कन्वर्ट हो जाती है या फिर मार डाले जाते हैं, बड़ी संख्या में मार डाले जाते हैं। लेकिन वो कभी रिपोर्ट नहीं होती। जैसे पंजाब का पार्टीशन तो ठीक तरीके से ढेर सारा उस पर काम हुआ, लेकिन वहाँ पे जो बाद में सरकारें रहीं, वामपंथियों की सरकार बहुत लंबे समय तक रही, उन्होंने कभी उसको ठीक से उजागर ही नहीं होने दिया, वहाँ के जो प्राइमरी। लेकिन फिर वही, सच कब तक छिपेगा। आज निकल के सारी चीज़ें आ रही हैं, आज वो फिल्मों के माध्यम से भी आ रही हैं, किताबों के माध्यम से भी आ रही हैं, रिसर्च पेपर्स के माध्यम से भी आ रही हैं, आर्टिकल्स के माध्यम से भी आ रही हैं, ऑडियो विजुअल रूप में भी, हर रूप में निकल के आ रही हैं। तो जो पूरा विभाजन की त्रासदी है, देखिए विभाजन मैं कई बार कहता हूँ कि दुनिया के लिखित इतिहास की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक है, मतलब मोस्ट ट्रैजिक घटनाओं में से एक है। कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी ये। 1.5 करोड़ से अधिक लोग अकारण, बिना किसी प्रायर सूचना के, भेड़ बकरियों की तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ खदेड़ दिए जाते हैं। उन्हें अपनी सारी धन संपत्ति, सारा घर द्वार, मतलब उसके आप चित्रों से गुजरिए, उसके विजुअल से, तो रूह कांप जाती है जिस तरह से, और जिस तरह के दंगे उस समय हो रहे हैं। और 12 से 15 लाख लोगों की हत्या होती है। 5-5 हज़ार लोगों से भरी ट्रेनें पाकिस्तान के कुछ हिस्से से चलती थी, उसके सारे विजुअल्स हैं हमारे पास, सारे फोटोग्राफ्स हैं, और सारे कटे हुए सिर यहाँ पहुँचती थी। तो जो एक जुमला उस समय उछाला था बापू ने, महात्मा गांधी जी ने, कि विभाजन तो मेरी लाश पे होगा, वो शायद कोई लाश अगर उसमें से बोल पाती तो उनसे ये प्रश्न जरूर करती कि बापू आपकी लाश पे तो नहीं, लेकिन हमारी लाश पे विभाजन हुआ। तो ये जो इतिहास था, ये भी बहुत ठीक तरीके से छिपाया गया। कुछ साल पहले ही अभी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इस पर भी कुछ लोगों ने कहा कि अरे विभीषिका कोई याद करता है क्या? क्यों नहीं याद करेंगे भाई? नहीं याद करेंगे तो फिर वही, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उस समाज को इतिहास बनते देर नहीं लगती, ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे समाज ख़त्म हो गए, अब भी ख़त्म हो जाएंगे। हम जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि हमने अपने को जिंदा रखा है। हमने अपनी संस्कृति को, अपनी आग को धीमी ही सही उस आँच को जलाए रखा है, वो जलनी चाहिए। तो बिल्कुल अपने इतिहास को ठीक तरीके से देखना समझना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। विभीषिका को भी याद करना ज़रूरी है, उसकी गलतियों से सबक लेना भी ज़रूरी है कि हमसे क्या गलतियाँ हुई थी उस समय, और वास्तव में क्या स्थितियाँ बनी थी देश में पिछले 100 साल के, उस इतिहास को ठीक तरीके से समझना भी ज़रूरी है। बहुत मतलब बड़ा ये जो बंगाल फाइल्स की आपने बात की, या बंगाल के उस पूरे इतिहास को, जो विभाजन का इतिहास है, बहुत फिर कह रहा हूँ कि दुनिया के लिखित इतिहास की सबसे ज़्यादा त्रासद घटनाओं में से जो पंजाब और बंगाल का विभाजन होता है, उसमें जो स्थितियाँ बनती हैं, जिस तरीके से लोग काटे मारे और एक जगह से दूसरी जगह खदेड़े गए, वो बहुत खतरनाक स्थिति थी। जी। बंगाल के विभाजन की वो रात जिसमें आपने एक बार जिक्र भी किया था कि ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड जो मौतें हुई या जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया, मैं उस प्रश्न से इस शो को ख़त्म करना चाहता हूँ कि उसके बारे में आप बताना चाह रहे थे, वो शायद रह गया था, उसको अगर एक बार आप बताना चाहें कि उस दिन जो लगातार हिंदुओं को मारे जाने की एक साजिश में कामयाब हुए थे वहाँ के लोग, और उसके बाद एक साजिश जिसको प्लान किया गया था उसको अंजाम तक पहुँचाया गया। हाँ, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे जब घोषित हुआ, खैर उसके बाद 1 साल की पूरी प्रक्रिया ये चली है, 16 अगस्त 1946 से जी। और फिर फैली है वो पूरे देश में। वहाँ से शुरू होके वो कराची भी पहुँची है, लाहौर भी पहुँची है, पंजाब के दूसरे हिस्सों में भी वो आग पहुँची है, और 1 साल तक पूरी ये आग लगी ही रही है इस देश में, मोर और लेस या इंटरमिटेंटली। लेकिन वहाँ की जो बात मैंने अभी आपको बताई कि जो आधिकारिक आंकड़े आते हैं या आए हैं, वो कहते हैं कि उस पूरे डायरेक्ट एक्शन डे की जो हिंसा हुई उसमें 4000 लोग मरे। लेकिन गवर्नर की एक रिपोर्ट है उसमें, वो उसको 40,000 के लगभग बताते हैं। वो कहते हैं कि
गिनने वाले तक चूंकि मार डाले गए थे, जो उसका लेखा जोखा रख सकते थे, वो भी मार डाले गए थे। तो सही आंकड़े ढूंढ पाना, और ऐसी किसी भी स्थिति में, लेकिन फिर भी अगर हम सारे इतिहासकारों के और उस समय की सारी न्यूज़पेपर की जो रिपोर्टिंग्स हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, पॉलिटिकल फाइल्स हैं, जो होम फाइल्स हैं, उनको अगर ठीक तरीके से देखें, जो डीसीज़ की रिपोर्ट्स हैं, तो जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो इस बात की, और अगर हम पूरे विभाजन की इस त्रासदी की बात करें, केवल बंगाल के नहीं, अगर बंगाल की तरफ जो हिस्सा पूर्वी बंगाल बना, जो पाकिस्तान का हिस्सा रहा और बाद में बांग्लादेश बना 1971 में, वहाँ के विभाजन, और जो इधर था जो पाकिस्तान बना हिस्सा, इनकी पूरी बात करें तो कम से कम 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्या होती है। नृशंस हत्या होती है, दोनों ही वर्गों के लोग थे, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी किसकी थी वो देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से लोग ज़्यादा उस दंश को किन्होंने झेला, ये देखना समझना भी ज़रूरी है। तो ये तो हुआ इस देश में, और केवल मतलब कई बार उसके आप अगर डिटेल्स में जाइए तो लगता है कि पता नहीं क्या जल्दी थी। किसी एक इतिहासकार ने बड़ा अच्छा लिखा है इसको, अच्छे अच्छे शब्द में इस बात को, इस घटना को लिखा है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसको करने से पहले, विभाजन की पूरी प्रक्रिया जिसको करने से पहले उसके टूल्स को स्टेरिलाइज तक करना ज़रूरी नहीं समझा गया, नहीं किया गया, इतना समय भी नहीं दिया गया। तो जंग लगे औजार से आपको ये ऑपरेशन करेंगे तो मरना तो तय है ही, वही हुआ। मतलब आप उस डे टू डे, मैं तो कई बार एक एक दिन की जब घटनाओं से गुजरता हूँ तो मतलब जिस तरह के भाव पनपते हैं, उसको पढ़ते हुए, उसको समझते हुए, उसको जीते हुए जब उन दृश्यों को देखता हूँ। माउंटबेटन से जब 3 जून को उसने अपने विभाजन की योजना बताई, मतलब वो 22 मार्च को भारत आता है, और 28 मार्च को वो अपने यहाँ गार्डन पार्टी देता है प्रेसिडेंशियल हाउस में, जो वाइसरीगल हाउस बोलते थे, उसमें वायसराय का घर। 29 मार्च से उसकी मीटिंग शुरू होती हैं। तो मैं कई बार, हडसन ने उस पर किताब लिखी है द ग्रेट डिवाइड नाम से, उस किताब को आप पढ़िए तो जिन लोगों से वो मिल रहा है और जिस तरह की बात हो रही है उसकी, गांधी जी से मिल रहा है तो क्या बात हो रही है। गांधी जी एक लंबे समय तक ये कहते रहे कि विभाजन मेरी लाश पे होगा, मैं, देश जलता है तो जल जाए लेकिन मैं विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या परिस्थितियां बदलती हैं कि 13, 14, 15, 16 जून की जब मीटिंग है, 3 जून 1947 को जब ये घोषणा करता है कि इस तरह से देश का विभाजन होगा, और उसके बाद रेडक्लिफ को ये काम सौंपा जाता है कि रेडक्लिफ कभी भारत नहीं आया था, लेकिन उसको एक लकीर खींचनी थी और किसी भी तरीके से खींच देनी थी। इतना अवैज्ञानिक तरीके से उसने भी काम किया, जो तैयारी होनी चाहिए थी। 3 जून को जब वो घोषित करता है तो 4 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार, कोई आप जैसा तेजतर्रार पत्रकार रहा होगा, जिसने पूछा उससे कि आपकी प्लानिंग क्या है, कैसे आप जनसंख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी, कैसे उसका स्थानांतरण करेंगे। तो माउंटबेटन कहता है, उसको पटेल जी उसको संचालन कर रहे थे उस पूरे कार्यक्रम का जी। वो कहता है कि ज़्यादा होगा नहीं ऐसा, मतलब सीमा पार के कुछ गांवों के लोग इधर से उधर चले जाएंगे या उधर से इधर चले आएंगे, इतना ही होगा, ज़्यादा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कितने धोखे में रखा उसने, या बाकी लोगों ने भी। दुनिया के सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बना। एक दुर्गादास नाम के बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हुए हैं, जो बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर भी बने। उस समय वो फील्ड रिपोर्टिंग करते थे। आप उनकी उस समय की फील्ड रिपोर्टिंग पढ़िए। 60 मील लंबे काफिले का वो जिक्र करते हैं, 60 मील। कोई और कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, और एक बूढ़ा आदमी, बड़ी रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है, मुझे लगता है कि जो आधिकारिक पिक्चर है शायद वो हो सकता है दुर्गादास जी की खींची हुई हो। एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को जो बीमार थी अपने कंधे पे बैठा के सैकड़ों मील की यात्रा पे निकल चुका है। ऐसी सैकड़ों, और कटे हुए सिर तो आ ही रहे हैं। एक महिला, जब एक दिन लियाकत अली और प्रधानमंत्री नेहरू जी का दौरा लगता है और लोग जाते हैं कि देखा जाए कि किस तरीके से ये ट्रांसफ़र हो रहा है, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में जाना, जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं लोग, तो एक महिला उनसे बड़ी हिकारत से पूछती है, उसको उसी रूप में दुर्गादास जी ने लिखा है। पूछती है वो पंजाबी में कि जो तैनू यही करना था तो पहले क्यों नहीं दस्या, ये पहले क्यों नहीं बताया अगर यही करना था तो।
वो बिना किसी सूचना के आपने 1.5 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से खदेड़ दिया, लाखों लोगों को मार दिया, ख़त्म कर दिया गया। जो विवरण आते हैं कि किस तरह से नृशंस हत्याएं हो रही थी, जिस दिन हम आज़ाद हो रहे थे, जिस दिन हमें जो ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी का भाषण पंडित नेहरू जी को देना था, उस दिन का विवरण पढ़िए ना। 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले उनके पास ट्रंकाल आती है लाहौर से। लाहौर में जो हिंदू बहुल इलाका था, उस इलाके की कुछ घंटे पहले या सुबह से बिजली पानी काट दी गई थी। पानी के बिना जब तड़प के लोग निकलना शुरू हुए घरों से, तो काट दिया जाता था उनको। बिजली पानी काटी गई थी, फिर उनके सर काट दिए जाते थे उस रक्त से होके, उस स्थिति से होके, और ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये जो दंश इस देश ने झेला, ये भी इतिहास का एक हिस्सा है, और ये तो अभी रिसेंट हिस्ट्री है। ये तो हम किसी प्राचीन काल की बात नहीं कर रहे, तो 75 साल पहले की बात कर रहे हैं, 78 साल हो गया, 78 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत विचित्र सी, और उसमें जो श्रृंखला है, 1960 में एक लियोनार्ड मोस्ले, एक पत्रकार है, उसके साथ, मतलब पंडित नेहरू जी की मृत्यु से 4 साल पहले, उसके साथ इंटरव्यू है, पंडित नेहरू जी का इंटरव्यू है, रिकॉर्ड पे है वो भी। पूछता है कि क्यों आपने ऐसा होने दिया, आप भजन नहीं करते तो भी, नहीं कराते तो भी काम चलता। तो उन्होंने उस अपने इंटरव्यू में कहा है कि वास्तव में हम सब लोग थक चुके थे, अब हमारे अंदर जेल जाने की क्षमता नहीं थी, और अगर अब हम विरोध करते इन योजनाओं का तो जेल ही रास्ता बचा था, और हमें कोई अब जेल नहीं जाना चाहता था। मतलब राष्ट्रीय नेता जेल ना जाएं, इसके लिए 15 लाख लोग मार दिए गए, इसके लिए 1.5 करोड़ लोग एक तरफ से दूसरी तरफ भेड़ बकरियों की तरह से खदेड़ दिए गए, अपनी सारी संपत्ति छोड़ के। ये तो अजीब बात है। और उसके अगर आप, ढेर सारी किताबें हैं उस पर। GD खोसला की बाद में रिपोर्ट आई, पेंडलर मून, जो उसको कहा जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द एबलेस्ट ऑफिसर्स एवर सेंट टू इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन, उसकी जो पुस्तक है वो देखिए, और जिस नृशंसता का उसमें जिक्र है, एबडक्टेड जो विमेंस हैं उनके साथ क्या हुआ, 50,000 से ज़्यादा महिलाएं जो रिकॉर्ड पे है, जिनके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, वो मैं कैमरे पे कहने से बचना चाहूँगा। बच्चों को जिस तरह से मारा गया, उसका विवरण आता है, हिल जाएंगे आप, कि छोटे छोटे बच्चों को पैर से, जो दंगाई भीड़ थी, पैर पकड़ के उठाती थी, और दीवार पे या ट्रेन की दीवार पे तब तक उसका सर टकराती रहती थी जब तक वो उसकी मौत ना हो जाए, उसके छोटे छोटे बच्चों के। ये सारे विवरण रिकॉर्ड पे, मतलब दिल दहला देने वाले। और इससे, इस दंश से होके ये देश गुजरा। बंगाल फाइल्स शायद उसी की एक कड़ी है, जो उसी छुपाए गए, जो पर्दा डाले गए सच का एक हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे हिस्से, ऐसा बहुत सारा जो भारत के इतिहास में इतने शेड्स हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म दर्शन में, अध्यात्म में, जो, और इस तरह की राजनीतिक स्थितियों में भी ढेर सारे ऐसे हिस्से हैं जिनको जानबूझ के किसी रणनीति के तहत शायद छिपाया गया। अब वो इन नए माध्यमों के कारण, प्राथमिक स्रोतों के साथ, प्रमाणों के साथ, अब उछल के निकल के आ रहे हैं लोग, उस पर काम कर रहे हैं। हर धारा के लोग काम कर रहे हैं, लिखने वाले भी, बनाने वाले भी, हम बातचीत करने वाले भी। तो हर माध्यम से अब ये सब बातें निकल के आ रही हैं और समृद्ध कर रही हैं हमें सही, संपूर्ण, जो जिसकी ओर बात आप कह रहे हैं। संपूर्ण तो नहीं मैं कहता हूँ, क्योंकि संपूर्णता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन हम उस ओर जा रहे हैं। जी, सुनने का हौसला जो है, मतलब सर, अभी तो मैंने बहुत संयत करके अपने को बहुत थोड़ा हिस्सा बताया है। तो इस पे तो मैं कह रहा था ना कि ये तो ऐसा हिस्सा है कि आप छू देंगे तो हम, इसके तो ऐसी डिटेल्स हैं, और मुझे सौभाग्य से लगभग वो सारे पेजेस से मैं गुजरा हूँ, तो बहुत ठीक ठाक मेरी याददाश्त भी है। तो मुझे याद है, मैं एक एक विवरण पे, एक एक दिन पे हम चल सकते हैं, एक एक इंटरव्यूज़ पे जाएंगे तो आपको आश्चर्य होने लगेगा। तो मैंने केवल टच करके उस चीज़ को, जो कि आपने प्रश्न पूछ लिया था, तो हमने छोड़ दिया। आप कैसे गुजर रहे होंगे सर? मतलब मैं तो 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाया इसको। मतलब अमूमन ऐसा होता नहीं है मेरे साथ सर। एनीवेज, आई थिंक आज के एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है सर। अब मैं शायद इसके बाद नहीं, ठीक ठाक हो गया, ज़्यादा ही हो गया, एडिट करने में प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये तो एडिट होने में हम पूरी जान लगा देंगे सर अपने। हम लोग अरन क्लोज कर रहे हैं ना।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस पूरी बातचीत के लिए। और मैं आपसे एक वायदा भी चाहता हूं और एक विनम्र निवेदन भी है कि आज के इस एपिसोड के बाद हम चाहते हैं हम आपके साथ एक सीरीज़ करें, और इस सीरीज़ में भारत का वो इतिहास जो अब तक हम पीढ़ियों के सामने तो नहीं आया, आने वाली पीढ़ियों के सामने वो लाया जा सके, उसका वो सच जो अब तक सामने नहीं आया है, वो जो बात आप कह रहे हैं एक डिजिटल फॉर्म में ये कई वर्षों तक इसी तरह संरक्षित रहेगा ताकि लोग सुन पाए। और इसलिए हम चाहते हैं इसका एक पूरा सीरीज़ हम आपके साथ करें। आज उस सीरीज़ का पहला एपिसोड था, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मुझे लगता है कि मेरे जैसे साधारण इतिहास और संस्कृत के साधारण से विद्यार्थी को आपने ये मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये ज़रूरत है, तो हम बहुत, आपने जैसा कहा कि हम एक प्लानिंग के साथ एक पूरे जिसे कहते हैं ना टॉपिक वाइज, आज तो हमने बड़ी सामान्य स्तर की बातचीत की और बड़े दायरे को, बड़े फलक पे बातचीत करने की कोशिश की, एक बड़े फलक को छूने का प्रयास किया। लेकिन तब स्पेसिफिक एक एक मुद्दे पे, एक एक टॉपिक पे हम उसके जितने ऐसे अनछुए अनटोल्ड पहलू हैं, या फिर वही कि पर्दा डाले हुए पहलू हैं। ये कई बार ये प्रश्न होता है। एक जगह मुझसे एक चैनल पे किसी ने कहा कि आज आप लोग इसको छोटा कर दे रहे हैं, उसको बड़ा कर दे रहे हैं, इसको आपने बड़ा, इनको आपने बहुत छोटा बना दिया, भौना बना दिया, इनको बड़ा बना दिया, इस घटना को आपने बहुत छोटा दिखा दिया, इसको बड़ा दिखा दिया। हमने कहा कि नहीं साहब, पहले बहुत सारे पर्दे डाले गए थे, तो जो लोग दिख रहे थे वो दिख रहे थे, हमने केवल उस पर्दे को हटाना शुरू कर दिया है, तो बाकी भी दिखाई देने लगा है। अब जनता खुद उसमें देख के समझ ले रही है कि कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया। हमने तो केवल पर्दा हटाना, तो ऐसे पर्दे जो डाले गए हैं बहुत सारे विषयों पे, वो हम आपके साथ हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को अपना सच्चा और प्रामाणिक इतिहास कम से कम पता चल सके। इसलिए हम टॉपिक वाइज, मतलब एक एक ऐसे विषय को लेते हुए, राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू द रिसेंट टाइम्स, मतलब जिसे हम पुरानी चलताऊ भाषा में कहें तो एंशिएंट से लेके मॉडर्न, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के इतिहास के ऐसे बिंदुओं को जिन्हें जानना चाहिए सर्वांग रूप से, जिन्हें प्रामाणिक और सत्यपरक जिस इतिहास को हमारी इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को जानना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड को मैं बस कुछ पंक्तियों से खत्म करना चाहता हूं कि किंतु युग करवट बदलता, अब सुखद संदेश लाता, पत्थरों में प्राण पावन के पुनः अवशेष पाता, सत्य शिव का रूप लेकर फिर प्रकट अब हो रहा है, जानवी का हृदय व्याकुल हर्ष विह्वल रो रहा है, फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ डमरू बजेगा, फिर यहाँ पे विश्व के कल्याण का गोपुर सजेगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। ये पंक्तियां श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने नंदी की प्रतीक्षा एक कविता लिखी है, और उसके कुछ अंश मैंने अभी पढ़े हैं। और इस वायदे के साथ आप लोगों के साथ, मैं इस वायदे के साथ इस एपिसोड को ख़त्म कर रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में हम ये एपिसोड और इस एपिसोड के जो एक्सटेंशंस हैं, जिसमें अलग अलग विषयों पे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम उन अलग अलग विषयों पे अलग अलग चर्चा करेंगे। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा पक्ष है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आप जाने, आपको और बताया जाए उस पक्ष के बारे में, उस विषय के बारे में, चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, भारत की विरासत का पक्ष हो, स्वतंत्रता दिवस या उससे पहले की जो तमाम घटनाएं हुई हैं उससे जुड़ी चीज़ें हों, हम सब कुछ आपके सामने लेके आएंगे। और वो अनटोल्ड जो कहते हैं ना, जो कभी बताया नहीं गया, जो कभी कहा नहीं गया, वो सब कुछ आपके सामने लाने के वायदे के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आगे के एपिसोड्स हम किन विषयों पे करें वो भी लिख के हमें ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।